elasticity or mechanical property of solids. Let's start with the first point of today, which is actually a question. So this is question number 16 overall of this chapter. रेहान आप प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन 16 रीड कर सकते हो? Steel ring of radius r is to be fitted over a wooden disc of radius r, where capital R is greater than small r. The force required to expand the ring so that it fits over the disc is. Guys देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है that there is a disc and there is a ring. तो गाइस डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. सो दिस इज द डिस्क एंड द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज कैपिटल आर. एंड गाइस वी हैव टू फिट अ रिंग अबव दिस जिसका रेडियस है स्मॉल आर. तो लेट्स से द रिंग हैज टू बी फिटेड ओवर दिस डिस्क एंड रिंग का जो रेडियस है गाइस इट हैज बीन गिवन एज स्मॉल आर. तो गाइस हमें क्या करना है, हमें फोर्स लगाना है रिंग के ऊपर सो दैट उसका लेंथ जो है वो उतना हो जाए कि वो डिस्क के ऊपर फिट हो जाए. तो यहाँ पे गाइस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड डेल्टा एल. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन जो सीईटी एग्जाम में पूछा गया है. We'll just find the value of delta L. So guys, what will be delta L? Delta L will be equal to final length minus initial length. So I'll just write it on the left hand side that delta L is equal to 2 pi capital R minus 2 pi small r. Guys देखो क्या करना है आपको, आपको डिस्क का सर्कम्फरेंस देखना है. सो डिस्क का सर्कम्फरेंस होगा 2 pi कैपिटल R एंड रिंग का सर्कम्फरेंस अभी है 2 pi स्मॉल r. अगर आपको रिंग को डिस्क के ऊपर फिट करना है तो रिंग का जो फाइनल लेंथ है वो इतना हो जाना चाहिए एंड रिंग का जो इनिशियल लेंथ है वो 2 पाई स्मॉल r है. तो रिंग का इनिशियल लेंथ L इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r. अब गाइस उन्होंने बोला है फाइंड द फोर्स. तो हमारा गाइस वो सिंपल फॉर्मूला है जो हमने कल भी बहुत बार यूज किया था इन द फर्स्ट लेक्चर. डेल्टा L का फॉर्मूला गाइस होता है इक्वल टू लिखो FL अपॉन AY. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमारे पास डेल्टा एल का वैल्यू ऊपर अवेलेबल है, एल का वैल्यू अवेलेबल है. बस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एफ का वैल्यू मिल जाएगा. सो गाइस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ? द वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल टू ए वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. एंड अब आप डेल्टा एल और एल को सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम अबव एंड फिर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप लिख देना. फोर्स विल बिकम इक्वल टू ए वाई into capital R minus small r divided by small r. This is the final answer. Guys ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. पर मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ. हमें पता है गाइस कि whenever the question is about Young's modulus तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. मैंने बॉक्स भी बना दिया है. वेरी नाइस क्वेश्चन. तो इसमें बस आपको क्या करना था, डेल्टा एल और एल का वैल्यू फाइंड आउट करना था. तो डेल्टा एल होगा final length of ring minus initial length of ring. So finally we want the ring to be of length 2 pi capital R and initial length of ring is 2 pi small r. तो इससे आपको delta L मिल जाएगा and the initial length of ring L is 2 pi small r. तो बस आपको ये जो फॉर्मूला है delta L equal to FL upon AY, इसमें आपको delta L और L को सब्स्टिट्यूट करना है from above and उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा AY into capital R minus small r divided by small r. So this is the final answer. अब guys आज का second question करते हैं which is going to be question number 17 overall of this chapter. रेहान प्लीज ये second question मेरे लिए read करना. Two blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. The radius of wire is 4 into 10 raised to minus 5 meter and Young's modulus of the metal is 2 into 10 raised to 11. The longitudinal strain developed in the wire is 1 upon alpha pi. The value of alpha is. ओके तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान देना, आज का सेकंड क्वेश्चन है. गाइस ये सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर. तो अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है तो फिर से गाइस हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. एंड गाइस क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है तो हम L को लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L. तो आंसर आ जाएगा F अपॉन ए वाई. तो गाइस अब हमें फोर्स निकालना है तो वी नीड टू फाइंड फोर्स इन द वायर एंड गाइस फोर्स इन द वायर विल बी टेंशन. अब टेंशन कैसे निकालते हैं आप स्क्रीन पे देखना. हमने न्यूटन्स लॉ के चैप्टर में सीखा था, दोबारा सिखा देता हूँ.
गाइस कभी भी पहले एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा 4g, एंड गाइस इसके ऊपर ग्रेविटी का जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स हो जाएगा 2g। गाइस ये ब्लॉक विल गो डाउन विद एक्सेलरेशन a एंड द लेफ्ट ब्लॉक विल गो अप विद एक्सेलरेशन a। तो पहले हमेशा एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद टेंशन निकालना आसान हो जाता है। तो गाइस हाउ विल वी फाइंड एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो देखना इसका जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन को हेल्प कर रहा है, लेकिन गाइस इसका जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है। गाइस आप डायरेक्शन देखो, इसका ग्रेविटी डाउन है, एक्सेलरेशन भी डाउन है, तो मतलब ये वाला ग्रेविटी एक्सेलरेशन को हेल्प करेगा, पर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है और ग्रेविटी ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स है, तो ये वाला जो ग्रेविटी है वो अपोज करेगा। तो व्हाट विल बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स? ये हेल्प करेगा माइनस ये अपोज करेगा। इसका मतलब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होगा सिस्टम का? 4 प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2g अपॉन 6 आ जाएगा, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज g/3। गाइस क्यों एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है? बिकॉज अब हमें टेंशन निकालना है इन द वायर। टेंशन क्यों निकालना है? बिकॉज टेंशन मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा इन द वायर, फिर हम डेल्टा एल अपॉन एल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो अभी आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी स्क्रीन पे देखना, ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे टेंशन इन द वायर विल बी अपवर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं टेंशन को मार्क कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस 2 kg के ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 kg के ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन क्या होगा? प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। फिर से इक्वेशन बताता हूँ। टेंशन इज अपवर्ड्स तो प्लस टी, 2g इज डाउनवर्ड्स तो माइनस 2g, तो मैं बोलूंगा प्लस टी माइनस 2g। दिस इज टोटल फोर्स एंड टोटल फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इज इक्वल टू 2a। तो इससे गाइस मुझे अभी टेंशन मिल जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। एंड गाइस अभी एक्सेलरेशन कितना है? g/3 है, तो वो बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वंस वी सब्स्टिट्यूट दैट वी शुड गेट द इक्वेशन एज t माइनस 2g इज इक्वल टू 2g/3। एंड गैस इसको सॉल्व कर लो तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 8g/3। गैस टेंशन इज द फोर्स इन द वायर। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में गैस क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमें डेल्टा एल अपॉन एल निकालना है। अब गैस फोर्स का वैल्यू कितना है? फोर्स का वैल्यू है टेंशन यानी कि 8g/3, और एरिया के जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर लेना है और रेडियस ऑफ वायर उन्होंने दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई। फोर्स है गाइस 8g/3 अपॉन ए वाई, एरिया के जगह लिख दो पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें हर एक वैल्यू दिया है। उन्होंने हमें यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है और रेडियस भी दिया है, वो आप सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये आपका आंसर आ गया। तो गैस अपना आज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, विच इज ओवरऑल 17 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पर मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ। गैस ऐसे क्वेश्चंस में हमें आराम से स्कोर करना है, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के। हाउ टू फाइंड टेंशन इन द वायर गाइस? पहले एक्सेलरेशन निकालने का। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास इज 4 प्लस 2। ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। फिर गाइस किसी भी एक मास के ऊपर इक्वेशन लिख दो। तो मैं ना इस वाले मास के ऊपर इक्वेशन लिख दूंगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन? प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। फिर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको टेंशन मिल जाएगा। टेंशन इज द फोर्स। फिर डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? एफ अपॉन ए वाई। तो दिस इज द फोर्स विच इज द टेंशन इन द वायर। एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज यंग्स मॉड्यूलस। फिर क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेडियस ऑफ वायर भी दिया है, यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है, आप सब्स्टिट्यूट कर लो। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आज के पहले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो यस लिखना। अब आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गाइस हम लोग है ना अभी तक 5 पॉइंट्स कर चुके हैं चैप्टर में, और उन्हीं 5 पॉइंट्स पे अभी हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द चैप्टर। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर देना। Each of three blocks P, Q, and R shown in the figure has a mass of 3 kg
Each of the wire A and B has cross-sectional area 0.005 centimeter square and Young's modulus 2 into 10 raised to 11. Neglecting friction, the longitudinal strain on wire B. गैस उन्होंने बोला है फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वायर बी। तो गैस ये हमारा वायर बी है, तो मतलब फिर से मुझे क्या करना होगा, इस वायर के अंदर जो फोर्स है यानी इस वायर के अंदर जो टेंशन है वो मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिर से मैं टेंशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेम प्रोसीजर है, हमेशा पहले एक्सेलरेशन निकालने का। गैस इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही होगा, इसका जो ग्रेविटी है 3g विच इज डाउनवर्ड्स, ये एक ही एक्सटर्नल फोर्स है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ गैस। इसका जो ग्रेविटी है it will be balanced by the normal force on the table, and similarly guys इसका भी जो gravity होगा it will be balanced by the normal force on the table। तो इन दोनों का ग्रेविटी हमें कंसिडर नहीं करना है बिकॉज वो बैलेंस्ड है बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द टेबल। तो सिर्फ एक ही ग्रेविटी है जो हमें एक्सटर्नल फोर्स में कंसिडर करना है, वो है इसका ग्रेविटी। इसका ग्रेविटी कितना हो जाएगा 3g। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि 3g डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास होगा 3 प्लस 3 प्लस 3। गैस फिर से आप सॉल्व करोगे तो फिर से एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3। गैस एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर गैस हम लोग फॉलो करेंगे? वी विल अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस मास। तो कैसे निकालेंगे गैस टेंशन की वैल्यू? यहाँ पे हम टेंशन को मार्क कर देते हैं विच इज अपवर्ड्स, एंड गैस इस वाले मास का एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स। इसका इक्वेशन बनाते समय गैस सिली मिस्टेक नहीं करना है। इसका इक्वेशन क्या होगा? टेंशन ऊपर की तरफ है तो प्लस टी, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो -3g, तो नेट फोर्स हो जाएगा प्लस टी -3g। बट टोटल फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउन है तो हम लिखेंगे 3 इंटू -a, यानी कि गाइस यहाँ पे इक्वेशन बनेगा प्लस टी -3g इज इक्वल टू 3 इंटू -a। ओके, एंड गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का वैल्यू है g/3। तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगा t -3g इज इक्वल टू 3 इंटू g/3। ओके, अब गाइस यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम इस टर्म को राइट में लिखेंगे -3g को, तो वो +3g हो जाएगा एंड 3g - g वो 2g हो जाएगा। तो द टेंशन इन द वायर और इन द रोप विल बिकम इक्वल टू 2g। गैस फिर से आपको टेंशन एक बार मिल गया तो उसके बाद बस हमें क्या करना है, डेल्टा एल अपॉन एल निकालना है। तो वापस से गैस हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज? डेल्टा एल अपॉन एल इज ऑलवेज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई। ये गैस हम लोगों ने कल प्रूफ भी किया था और हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस कल भी करे थे, आज भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द फोर्स इन द वायर गैस? टेंशन, एंड टेंशन कितना है 2g, तो यहाँ लिख देंगे 2g अपॉन ए वाई। गैस यहाँ पे आप स्टॉप कर दो बिकॉज ये एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है और यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है, आप सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू मिल जाएगा। गैस एक बार आपको समरी देता हूँ सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समरी जरूर दे रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन पे देखना सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। गैस हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल मास। गैस देखो इसका जो ग्रेविटी है वो बैलेंस्ड होगा बाय द टेबल, इसका भी ग्रेविटी विल बी बैलेंस्ड बाय टेबल। तो इसका मतलब एक ही ग्रेविटी है जो एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर करना है, वो है ये 3g। तो दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या होगा? तीनों ऑब्जेक्ट्स का मास ऐड कर दो 3 + 3 + 3, तो इससे एक्सेलरेशन मिल गया। उसके बाद गैस सिली मिस्टेक अवॉइड करना। इसका जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? +t -3g इक्वल टू 3 इंटू -a। अच्छा, मैं 3 इंटू -a क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें जब मैंने इक्वेशन बनाया था, मैंने इसका जब इक्वेशन बनाया था तो मैंने क्या लिखा था? +t -2g इज इक्वल टू 2 इंटू a। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वॉज अपवर्ड्स। लेकिन गैस क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, देखो गैस इसका एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड्स है, जो मैं अभी ये मास को मार्क कर रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो मैं लिखूंगा t -3g इक्वल टू 3 इंटू -a, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स है इसलिए यहाँ पे 3 इंटू -a है। फिर गैस बस आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो।
वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, आपको टेंशन मिल जाएगा। एक बार आपको टेंशन मिल गया मतलब आपको फोर्स मिल गया। फिर ये फॉर्मूला हम बहुत बार कर चुके हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए वाई, वेर एफ इज द फोर्स इन द वायर और द टेंशन इन द वायर। वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो। एरिया उन्होंने दिया है, यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू भी दिया है, सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वी आर डन विद 3 क्वेश्चंस टुडे। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग। यहाँ तक आपको क्लियर है तो यस लिखना। Let's move ahead to the fourth question of today, which is question number 19 of this chapter. Okay. Thank you guys. बहुत अच्छा डिसिप्लिन आप मेंटेन कर रहे हो, really means a lot. Let's keep continuing. Question 24 तक हमें करना है। Once you finish question 24, उसके बाद हम 2 new concepts आज सीखेंगे। रेहान प्लीज रीड करना question number 19 of this chapter. Young's moduli of the material of wires A and B are in the ratio of 1:4, while its area of cross section are in the ratio of 1:3. If the same amount of load is applied to both the wires, the amount of elongation produced in the wires A and B will be in the ratio of. Yes guys, और उन्होंने लेंथ के बारे में कुछ बताया है आगे। Assume length of wires A and B are same. Okay, guys, this is such a easy question. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कल CET 2020 के एग्जाम का भी किया था और ये JEE मेंस 2023 का है। ऐसे क्वेश्चन में तो हमें 100% मार्क्स स्कोर करना है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन, मतलब गाइस मेरे साथ साथ लिख दो, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L1? गाइस डेल्टा L1 का फॉर्मूला आ जाएगा F1 L1 अपॉन A1 Y1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 के लिए गाइस आ जाएगा F2 L2 डिवाइडेड बाय A2 Y2। एंड नाउ गाइस आपको यहाँ नोटिस क्या करना है कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स है। उन्होंने क्या बोला है, बोथ द वायर्स हैव बीन अप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ लोड। इसका मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड ऑन बोथ द वायर्स, मतलब कि फोर्स सेम है। तो ये फोर्स कैंसिल करो, F1 F2 कैंसिल। फिर गाइस दोनों वायर्स का लेंथ भी सेम है ऐसा अज्यूम करने के लिए बोला है, तो L1 L2 भी कैंसिल करो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, बस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो इसका मतलब ये A2 Y2 ऊपर चला जाएगा। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगा A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 Y1। एंड गाइस आपका आंसर आ गया, बिकॉज अब है ना उन्होंने जो रेशियो दिया है बस वो सब्स्टिट्यूट करना है। मैं आपको बताता हूँ रेशियो क्या है। एरिया का रेशियो दिया था 1:3, पर ये A2 अपॉन A1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। तो लिखो 3/1 इनटू, फिर गाइस यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दिया था 1:4, पर ये उल्टा है, Y2 अपॉन Y1 है, तो आप लिख दो 4/1। तो आंसर इज 3/1 इंटू 4/1। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स द करेक्ट फाइनल आंसर विल बी 12:1। तो आंसर इज 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार है ना गाइस मैं आपको समरी देता हूँ सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग अच्छे से देखना। आपको अगर उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एलोंगेशन, तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है। आपको डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकालने के लिए बोला है। एंड अगेन देखो गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रीसेंट JEE एग्जाम, तो ऐसे स्कोरिंग चैप्टर है बहुत। तो डेल्टा L1 का वैल्यू डाल दिया F1 L1 बाय A1 Y1, डेल्टा L2 का वैल्यू डाल दिया F2 L2 बाय A2 Y2। फिर गाइस फोर्स सेम था, कैंसिल हो गया, लेंथ भी सेम था, कैंसिल हो गया। फिर बस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख दो। अब फिर गाइस ये रेशियो कितना दिया है 3:1 और ये रेशियो कितना दिया है 4:1। तो 3 into 4 आंसर आ गया 12। दिस इज द फाइनल आंसर। सो डन विद क्वेश्चन नंबर 19, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग गाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट दिस इज द 20th क्वेश्चन ओवरऑल ऑफ दिस चैप्टर। यस रेहान प्लीज क्वेश्चन 20 रीड करना। The length of wire becomes L1 and L2 when 100 Newton and 120 Newton tension are applied respectively. If 10 L2 is equal to 11 L1, then the natural length of the wire will be 1 upon X L1. Here the value of X is. ओके गाइस देखो, मैं कल भी हर एक क्वेश्चन 2 टाइम्स एक्सप्लेन करा था, आज भी हर एक क्वेश्चन 2 टाइम्स एक्सप्लेन करा है। रीजन क्या होता है कि जब ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो हमें पिछले वाले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना। इसमें उन्होंने क्या बोला है हमें कि लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L1 when the force is 100 Newton and the length of the wire becomes L2 when the force is 120 Newton. And guys उन्होंने हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया है। उन्होंने यहाँ पे रिलेशन दिया है that 10 times L2 is equal to 11 times L1। सब लोग लिख देना। अब guys L2 is the final length of the wire when force 120 Newton is applied। तो आपको यहाँ L2 के जगह पता है क्या लिखना है? L2 के जगह आपको लिखना है
ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस एक्सटेंशन इन लेंथ डेल्टा L2। तो गाइस यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दो 10 टाइम्स L0 प्लस डेल्टा L2। और RHS में गाइस सेम चीज करनी है। RHS में है 11 टाइम्स, ये है न्यू लेंथ व्हेन द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। तो L1 के जगह क्या लिखेंगे पता है? L1 के जगह लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ डेल्टा L1। गाइस वापस से सुनना, एक्सटेंशन इन लेंथ क्या होता है? एक्सटेंशन इन लेंथ होता है डेल्टा L। तो उसका फॉर्मूला मेरे को पता है, पर ये क्या बोला है उन्होंने? बोला है दिस इज द फाइनल लेंथ। तो L2 क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस द एक्सटेंशन इन लेंथ डेल्टा L2, एंड L1 भी है फाइनल लेंथ व्हेन द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। तो ये लेंथ क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस द एक्स्ट्रा लेंथ डेल्टा L1। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा L2 और डेल्टा L1 दोनों की जगह फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वी शुड गेट 10 टाइम्स L0 प्लस 10 टाइम्स डेल्टा L2। अच्छा, डेल्टा L2 के जगह गए सब लोग लिख देना F2 L0, F2 into original length, and original length is L0, तो F2 L0 अपॉन AY। ओके, ये गैस हमारा फॉर्मूला आ गया FL अपॉन AY का, जो हमने डेल्टा L2 के जगह सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, राइट साइड में हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 11 L0 प्लस 11 टाइम्स। अब गैस हम लोग डेल्टा L1 का भी जो फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा L1 गाइस? इट इज F1Y, नहीं F1Y नहीं, F1 L0 अपॉन AY। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, F1 L0 अपॉन AY। गाइस वापस से एक बार आप देख लेना, बिकॉज दिस इज अ रियली नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा होगा। उन्होंने क्या बोला है? 10 टाइम्स L2 इक्वल टू 11 टाइम्स L1। तो सेकंड टाइम बता रहा हूं, तो न्यू लेंथ कितना होगा? न्यू लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन ऑफ लेंथ। अच्छा, यहाँ पे न्यू लेंथ कितना होगा? वापस वही ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन ऑफ लेंथ। ओके, ये हम लोगों ने कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। डेल्टा L2 का फॉर्मूला F2 L0 बाय AY, एंड डेल्टा L1 का फॉर्मूला F1 L0 बाय AY। ओके, अब गाइस यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने से पहले वैल्यू डाल देते हैं। गाइस व्हाट इज फोर्स इन द सेकंड केस? 120 न्यूटन, एंड व्हाट इज फोर्स इन द फर्स्ट केस? 100 न्यूटन। तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो लिखो 10 L0 प्लस 10 into 120 L0 plus 10 into 120 L0 by AY is equal to 11 L0 plus, फिर गाइस वहां पे F1 का वैल्यू दिया है 100, तो लिख दो 11 into 100 L0 plus 11 into 100 L0 by AY। तो ये हम लोगों ने इसका इक्वेशन में बस फोर्स का वैल्यू गाइस हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट्स इट। एंड नाउ गाइस वंस वी रीअरेंज, तो रीअरेंज करके हमारे को L1 नहीं, रीअरेंज करके हमें AY का वैल्यू मिल जाएगा। रीजन बताता हूँ, देखो यहाँ पे है 11 L0 और यहाँ पे है 10 L0, तो इसको राइट साइड में लिख देंगे। तो राइट साइड में आ जाएगा 11 L0 माइनस 10 L0। राइट साइड में लिख दो 11 L0 माइनस 10 L0। एंड गाइस लेफ्ट साइड में क्या होगा? ये हो जाएगा 1200 और ये है 1100, तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे। तो लेफ्ट में आ जाएगा 1200 माइनस 1100 मल्टीप्लाइड बाय L0 अपॉन AY। सो गाइस बहुत अच्छे से हम इसको पूरा सॉल्व कर दिए। और यहाँ पे अभी आप नोटिस करना, दोनों तरफ L0 कैंसिल होगा, और थोड़ा आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 100 L0 बाय AY इक्वल टू L0 आएगा। L0 कैंसिल ऑन बोथ साइड्स। गाइस लिखो डायरेक्टली AY इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। So this is the value of AY which is equal to 100. Done. Guys, एक बार हमें AY की वैल्यू मिल गई, तो बस हमें इसको अभी यूज करना है वापस से ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए। नाइस क्वेश्चन गाइस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको काफी वैल्यू एडिशन होता है। पहले जो हमने आज के 4 क्वेश्चंस करे हैं वो भी अच्छे थे, पर उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बस एक कंसेप्ट लगाना था, जैसे कि एक्सेलरेशन निकाल के, टेंशन निकाल के फॉर्मूला यूज करना था। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था डेल्टा L का। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि न्यू लेंथ L2 will be original length L0 plus delta L2, and new length L1 will be original length L0 plus extra length delta L1। ठीक है, तो डेल्टा L2 के जगह F2 L0 by AY और डेल्टा L1 के जगह F1 L0 by AY। फिर F2 की वैल्यू गाइस दी है 120,
F1 की वैल्यू दी है 100, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसके बाद गाइस बस ये कैलकुलेशन वाला स्टेप है, तो उसको आप भले स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ay is equal to 100. गाइस वंस वी गेट ay, अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ इन टर्म्स ऑफ L1, तो आपको फिर से L1 का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लिखो L1 होगा L0 प्लस डेल्टा L1, करेक्ट। अब फिर यहाँ पे L1 इज इक्वल टू गाइस क्या आ जाएगा, L0 प्लस डेल्टा L1, फिर से डेल्टा L1 का फॉर्मूला लिखो F1 L0 बाय ay, करेक्ट। अब गाइस ay की वैल्यू कितनी है 100 और F1 की वैल्यू भी 100 है, तो कैंसिल कर दो गाइस। देखो ये मैंने फिर से क्या लिखा, न्यू लेंथ L1 इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस डेल्टा L1, यानी कि एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप नोटिस करना कि डेल्टा L1 का जब आप फॉर्मूला लिखोगे आएगा F1 L0 बाय ay, तो यारो यहाँ पे F1 का वैल्यू 100 है और ay का वैल्यू भी 100 है, तो कैंसिल करो, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, L1 इज इक्वल टू L0 प्लस L0, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स L1 इज इक्वल टू 2L0 आ जाएगा, तो L0 का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू हाफ L1, दिस इज द आंसर। L0 का आंसर इज इक्वल टू हाफ L1। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो यस लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गाइस हर क्वेश्चन मैंने 2 टाइम्स एक्सप्लेन करा है, लास्ट लेक्चर में भी और आज भी। ये क्वेश्चन मैंने सिखाते सिखाते 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया था, तो अभी एक और बार करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन, नहीं द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे व्हिच इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21। यस रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। A wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When the other end of the wire is pulled by a force F, its length increases by L. Another wire of same material of length 2L and radius 2R is pulled by a force 2F. Then the increase in its length will be. Guys again बहुत ही सिंपल क्वेश्चन asked from the exam of JEE Mains 2023। एंड गाइस आपको क्या समझना है कि देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंस यूज करना था कि चलो आपको L2 के जगह लिखना था ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस डेल्टा L2 और L1 के जगह भी लिखना था ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस डेल्टा L1। फिर डेल्टा L2 डेल्टा L1 का फॉर्मूला डाल के उसके बाद F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको एक अच्छा रिलेशन मिला कि ay इक्वल टू 100 आ गया। फिर वापस आपको लिखना था L1 इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L1 और वो डेल्टा L1 का दोबारा फॉर्मूला लिख के लकीली F1 और ay कैंसिल हुआ और आपको L0 का फाइनल रिलेशन मिला हाफ L1। ये क्वेश्चन में काफी अच्छा आपको कैलकुलेशन वगैरह करना था। उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन कितना सिंपल है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली चेंज इन लेंथ इज स्मॉल एल, और जो नया कंडीशन है उसमें चेंज इन लेंथ बताओ। मतलब गाइस मुझे बस डेल्टा L1 का वैल्यू निकालना है, डेल्टा L2 का वैल्यू निकालना है और कंपेयर करना है। तो लिखो डेल्टा L1 आ जाएगा F1 L1 अपॉन A1 Y। तो व्हाट इज ओरिजिनल फोर्स गाइस, ओरिजिनल फोर्स इज स्मॉल f, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्मॉल f। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L। व्हाट इज ओरिजिनल एरिया पाई r स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो। एंड व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, उसको y लिख देंगे। तो गाइस ये मेरा आंसर है डेल्टा L1 का। एंड उन्होंने बोला डेल्टा L1 इज इक्वल टू स्मॉल l। अब गाइस व्हाट विल बी डेल्टा L2, आप देखना डेल्टा L2 क्या होगा। डेल्टा L2 विल सिंपली बी इक्वल टू F2 L2 upon A2 Y। Guys, why am I writing Y same? Because material same है। हमने कल ही देखा था अगर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम रहता है। अब गाइस देख थोड़ा अच्छे से देखना, इस बार फोर्स कितना है, इस बार फोर्स है 2F, ये देखो यहाँ फोर्स है 2F। इस बार लेंथ कितना दिया है 2L, तो 2F इंटू 2L। अच्छा लेकिन इस बार एरिया कितना होगा, उन्होंने इस बार रेडियस भी 2R दिया है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर इनटू आगे क्या है y। गैस अगर आप अभी नोटिस करो तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, पर नीचे भी 2r का स्क्वायर है तो नीचे भी 4 आ जाएगा, तो वो 4 4 कैंसिल होगा, मतलब वापस आपको सेम ही मिल जाएगा। इसका मतलब गैस यहाँ डायरेक्टली लिख दो देयरफॉर डेल्टा L2 इज इक्वल टू डेल्टा L1। अच्छा इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज सिंपली जस्ट इक्वल टू L जो उन्होंने दिया था, दैट्स इट। कैसे कितना आसानी से हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्वेबल हैं। फिर से एक बार समरी देता हूं गाइस, एज ऑलवेज इस क्वेश्चन का भी समरी। आप पहले फर्स्ट केस में चेंज इन लेंथ निकालो। फर्स्ट केस में चेंज इन लेंथ क्या होगा, F1 L1 अपॉन A1 Y। फिर F1 का वैल्यू कितना है F, L1 का वैल्यू कितना है L, A1 का वैल्यू कितना है पाई R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब डेल्टा L2 में क्या होगा, F2 L2 बाय A2 Y। सेकंड केस में फोर्स कितना है गाइस 2F,
सेकेंड केस में लेंथ है 12 और सेकेंड केस में एरिया होगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी डबल है। अच्छा गाइस, अब है ना, देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने मेमोराइज नहीं किया है, पर वो अपने आप मेरे को मेमोराइज हो गया है ओवर द इयर्स कि अगर आपने हर एक टर्म को डबल कर दिया, मतलब तुमने फोर्स भी डबल कर दिया, लेंथ भी डबल कर दिया और रेडियस भी डबल किया, तो आंसर सेम ही आता है, वो याद हो जाता है। बिकॉज क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये 2 2 जा 4 हुआ, पर डिनोमिनेटर में भी 2 का स्क्वायर आ गया ना, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा, तो आपका डेल्टा L2 हमेशा आता है इक्वल टू डेल्टा L1 इन सच केसेस एंड दैट इज इक्वल टू L। इसी के साथ गाइस आज का 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दिस वाज क्वेश्चन 21। जस्ट 3 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम न्यू कंसेप्ट करेंगे। एंड गाइस ये बहुत ही टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, तो इसको आप एक्स्ट्रा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिखना। We need to do 3 more questions before we go to the next concept. Okay, thank you. Yes, रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। एंड गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, आज के लेक्चर में हमने जो 6 क्वेश्चंस करे हैं उसमें एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, 10L2 इक्वल टू 11L1 वाला। बाकी के सब क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था। एंड हाँ, और 2 क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग वो वाले थे जिसमें आपको एक्सीलरेशन निकाल कर टेंशन निकालना था। पर इन सबसे अच्छा एंड आई थिंक इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन जो आज तक जेईई मेंस में पूछा गया है वो ये वाला है, तो आप एक्स्ट्रा ध्यान देना। रेहान प्लीज रीड करो। A wire of cross-sectional area A, modulus of elasticity 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square and length 2 meter is stretched between two vertical rigid supports. When a mass of 2 kg is suspended at the middle, it sags lower from its original position, making angle theta is equal to 1 upon 100 radians on the points of support. The value of A is. वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इंटरेक्शन के लिए, बिकॉज मैं आपको सिखा दूंगा ना, और अगर आप ये समझ गए और आपने इंटरेक्ट किया तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है। तो गाइस सब लोग है ना, प्लीज स्क्रीन पे देखना। यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो हमारा जो वायर है वो ओरिजिनली क्या शेप का है, इट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज द वायर इनिशियली। बाद में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मास एट द सेंटर, वायर का शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है, वायर इज सैगिंग एट द सेंटर, तो ये आपका वायर का शेप बन गया। अब गाइस यहाँ पे आपका मास कितना है, 2 kg का मास है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। गाइस मुझे क्या करना होगा, मुझे है ना, उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द वायर, मुझे ये वायर का एरिया निकालना है। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला तो यही यूज करना पड़ेगा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, एक्स्ट्रा ध्यान देना। अब इसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा टेंशन इन द वायर। अच्छा, और डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। तो मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले फोर्स निकालना है, मतलब टेंशन इन द वायर, और बाद में चेंज इन लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, वायर के अंदर यहाँ पे टेंशन होगा, करेक्ट, एंड यहाँ पे भी गाइस टेंशन होगा, यहाँ पे भी, एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो आप डायग्राम में देख सकते हो। अब गाइस ये एंगल उन्होंने दिया है हमें थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ 90 डिग्रीज हो गया, तो फिर ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। वापस से देखना गाइस, सिंपल ज्योमेट्री है। ये एंगल कितना दिया है उन्होंने, थीटा, यहाँ पे 90 डिग्रीज मार्क कर दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा। तो गैस अब मैं अगर फोर्स का कंपोनेंट लेता हूं, मतलब अगर मैं टेंशन का कंपोनेंट लेता हूं ऊपर की तरफ, तो मुझे पता है कि जब भी मैं फोर्स को रोटेट करता हूं तो मुझे कॉस लेना चाहिए, तो मुझे लेना चाहिए कॉस 90 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, कि एक टेंशन का डायरेक्शन ये है, दूसरे टेंशन का डायरेक्शन ये है, एंड गैस मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो मैं अभी येलो कलर से मार्क कर दूंगा, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट गाइस, आपको फिर से बोलता हूँ, ये जो एंगल है मैंने ऊपर आपको मार्क करके दिखा दिया था कि दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये हो जाएगा टी कॉस 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा टी कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे इवेंचुअली येलो कलर का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 2t साइन थीटा। वाई इज इट 2t साइन थीटा, इसको रोटेट करो तो t cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा t साइन थीटा, ये भी हो जाएगा t साइन थीटा, दोनों मिला के हो जाएगा 2t साइन थीटा। अच्छा, 2t साइन थीटा को किसको बैलेंस करना है, 2t साइन थीटा विल एक्चुअली बैलेंस mg। व्हाट इज mg, द
फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द 2 kg मास। यहाँ पे गाइस डायग्राम बहुत अच्छे से बन गया। अब बस मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस कर दूंगा। तो गाइस मेरा पहला इक्वेशन बना क्वेश्चन का, लिखो 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अमेजिंग चीज करनी है कि व्हेन थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो लिखो 2t इंटू थीटा इज इक्वल टू mg। गाइस उन्होंने थीटा काफी स्मॉल दिया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे ना, तो उन्होंने बोला है थीटा इज 1/100। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दैट थीटा इज 1/100 रेडियंस। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। तो हमने कैसे इक्वेशन एकदम अच्छे से देखा, प्रॉपरली मैंने कंपोनेंट वगैरह लेके आपको दिखाया कि 2t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि तुम sin थीटा को थीटा लिख सकते हो, why? बिकॉज व्हेन थीटा इज स्मॉल, तुम sin थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख दो। एंड अब थीटा की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू भी हमें पता है, तो टेंशन मिल जाएगा। तो लिखो 2t इंटू 1/100 इज इक्वल टू mg में लिखो 2 इंटू 10। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ आपका 2 कैंसिल होगा और 100 इंटू 10,000 हो जाएगा। गाइस मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके टेंशन इन द वायर या फिर फोर्स इन द वायर निकाल दिया। आप भी लिखना टेंशन इज 1000 न्यूटन्स, सो दिस इज द टेंशन इन द वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। ये 40% क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे का पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द टेंशन इन द वायर इज 1000 न्यूटन्स। अब गाइस प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट और इंटरेस्टिंग है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, लुक एट द स्क्रीन। मुझे क्वेश्चन में निकालना है एरिया। अब मुझे फोर्स तो मिल गया, फोर्स इज टेंशन। अच्छा, लेंथ भी मुझे पता है वायर का, उन्होंने वो डायग्राम में लेंथ ऑफ वायर दिया है। ये देखो लेंथ ऑफ वायर उन्होंने ये दिया था 2 मीटर्स। सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज 2 मीटर्स। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे ये लेंथ पता है, फोर्स मैंने निकाल दिया, और गए शायद से यंग्स मॉड्यूलस भी पता है। ठीक है, तो अब मुझे बस क्या निकालना है, ये डेल्टा एल निकालना है। व्हाट इज डेल्टा एल, उसके लिए गाइस आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। डेल्टा एल निकालना इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें है ना गाइस, ओरिजिनल लेंथ को मैं वापस येलो कलर से मार्क कर देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो दिस इज ओरिजिनल लेंथ येलो कलर एंड द न्यू लेंथ इज दिस वायर विच हैज बीन ड्रॉन विद ब्लैक कलर। आपको क्या समझना है गाइस कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उन्होंने x दिया है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को 2 मिनट के लिए l ले लूं और ये डिस्टेंस को भी l ले लूं, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा 2l। ओके, और ये ओरिजिनल लेंथ है। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, 2l, एंड दिस एंगल इज थीटा। ऑल्दो मेरे को एंगल की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूंगा। दिस इज 90 डिग्रीज, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस गाइस, पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ x square plus l square, and this distance will also be under root of x square plus l square। वापस से देखना, कुछ लोगों का मिस हो गया। ये 90 डिग्रीज है, ये आपका l है, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट l square plus x square, एंड पाइथागोरस थ्योरम से ये भी सेम होगा, अंडर रूट l square plus x square। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा l, डेल्टा l will be equal to 2 times under root l square plus x square -2l। अच्छा, वाई एम आई राइटिंग -2l, क्योंकि डेल्टा एल हमेशा होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। गाइस आप स्क्रीन पे अगर देखोगे ना, ये आपका फाइनल लेंथ है वायर का, 2 टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज 2l। हमने देखो पहला क्वेश्चन जो आज किया था वो डिस्क और रिंग वाला, उसमें भी हमने डेल्टा एल ऐसे ही निकाला था ना। हमने क्या बोला था, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, याद आ रहा है? तो हमेशा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करना है। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि अब इसको भी सॉल्व करने में आपको एक इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशन करना है। क्या अप्रोक्सीमेशन है बताता हूँ। इसमें से पहले एल स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसमें से अगर एल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एल हो जाएगा, और बाहर 2 भी है तो यहाँ 2l आ जाएगा। ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होल रेस टू हाफ, ऐसा आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होल रेस टू हाफ, और आगे क्या है, -2l अलग से है। ओके, अब वो इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशन गाइस क्या है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, आज वापस सिखाता हूँ। व्हेनेवर दिस वैल्यू इज स्मॉल, स्क्रीन पे देखना, व्हेनेवर दिस वैल्यू इज स्मॉल, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो विद द पावर। ओके गाइस, मैं आपको रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिखने के चक्कर में ध्यान नहीं दिए, आपका फिर कोई फायदा नहीं है वो लिखने का। इट इज जस्ट थिंग्स रिटन इन योर बुक विच यू डोंट अंडरस्टैंड, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि समझ के ले लो।
अपने पास तो क्या रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप कभी भी लिख सकते हो बाद में घर पे, या फिर मॉड्यूल भी आपको मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन का पार्ट गाइस, आपको फिर से बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज दैट आपको पहले टेंशन निकालने को आना चाहिए। तो टेंशन कैसे निकाला गाइस, मैंने टेंशन निकालने के लिए मैंने बोला 2t sin थीटा, ये देखो इसको मैंने कंपोनेंट लिया, इसका कंपोनेंट लिया, तो मैंने बोला 2t sin थीटा शुड बैलेंस mg। ये देखो 2t sin थीटा यहाँ पे है, शुड बैलेंस mg, तो इससे मेरे को टेंशन मिल गया। अब डेल्टा एल कैसे निकालूंगा गाइस मैं, डेल्टा एल निकालने के लिए मैं बोलूंगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो व्हाट इज फाइनल लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम से ये आया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर टोटल फाइनल लेंथ आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ कितना है 2l। फिर इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, क्या इसमें एल स्क्वायर कॉमन लो, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एल हो गया, तो यहाँ पे 2l आ गया, अंदर क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू हाफ। अब मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि x इज मच मच स्मॉलर देन l, तो यारो इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, ध्यान से सुनना, इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, इसको बस मल्टीप्लाई करना होता है पावर से, ये बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू ही आता है, और ये एक अप्रोक्सीमेशन है। वापस बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक, इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पावर। तो बेसिकली गाइस आपका डेल्टा एल क्या आएगा देख लेना, यहाँ पे मैं लाइट में लिख देता हूँ, आप भी लिखना अगर आप कॉपी कर रहे हो तो। डेल्टा एल आ जाएगा 2l टाइम्स, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 प्लस हाफ इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और आगे क्या है -2l। अब गाइस जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2l इंटू 1 और ये -2l कैंसिल हो जाएगा, और ये 2l इंटू हाफ एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इसका मतलब गाइस डेल्टा एल का वैल्यू बचेगा एक्स स्क्वायर बाय एल, इसको बॉक्स बना दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। सच अ नाइस क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टूड दिस लास्ट स्टेप, आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। व्हाट इज द लास्ट स्टेप, हाउ टू फाइंड डेल्टा एल। गाइस वापस से बोलता हूँ, डेल्टा एल होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एंड फाइनल लेंथ में आप क्या करो, यहाँ पे एल स्क्वायर कॉमन ले लो। गाइस वंस यू टेक एल स्क्वायर कॉमन, आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वंस यू टेक एल स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू हाफ। आपको मैं ये अप्रोक्सीमेशन सिखाना चाह रहा हूँ कि इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, ओनली इफ दिस इज स्मॉल, ओनली इफ दिस वैल्यू इज स्मॉल, जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस विद पावर, ये आपका एक्सपांशन हो गया। तो आई विल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर विद हाफ। व्हाई इज दिस स्मॉल, क्वेश्चन में बोला था कि x इज मच मच स्मॉलर देन l, तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हाफ से, तो 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ गया। और फिर अब इस 2l को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 2l और -2l कैंसिल, और ये 2l जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल, एक l कैंसिल होगा, ये डेल्टा l आ गया। नाउ गाइस द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन। उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एरिया। तो अभी फिर से लिखो, डेल्टा l इज इक्वल टू होता है fl बाय ay। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर ओरिजिनली, गाइस द टोटल लेंथ ऑफ द वायर ओरिजिनली इज 2l, तो लिखो f इंटू 2l अपॉन ay। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, f इंटू 2l अपॉन ay। व्हाट इज डेल्टा एल गाइस, अभी सिखाया एक्स स्क्वायर बाय एल आया था, तो एक्स स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू f इंटू 2l अपॉन ay। f मतलब टेंशन, कितना है वो टेंशन 1000। अच्छा, और आगे क्या है 2l, ठीक है, अपॉन ay। अच्छा, a तो लिख दूंगा मैं, और y का वैल्यू आई थिंक उन्होंने दिया था 2 इंटू 10⁻11। लेट अस जस्ट कंफर्म, मोस्टली यही दिया था, लेट अस जस्ट कंफर्म इन द क्वेश्चन, मोस्टली 2 इंटू 10⁻11 दिया था। रेहान आप चेक कर लेना, यंग्स मॉड्यूलस हैज बीन गिवन एज 2 इंटू 10⁻11। तो कैसे अभी है ना, कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे भी कैसे एक मस्ट स्टेप है, क्योंकि ये वाले स्टेप पे आने के बाद भी कोई अटक सकता है, बिकॉज क्या होगा, ये आपका डेल्टा एल है, ये आपका टेंशन है 1000, ये आपका ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है 2l। मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर किधर गया गाइस, हाँ दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर 2l। तो आपको क्या समझना है, दिस इज डेल्टा एल, yes guys, this is delta L, this is tension, this is original length of wire, this is Young's modulus। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1000 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10⁻11, ये भी मिलेगा, इंटू आपको आगे मिल जाएगा एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब गाइस देखो, यहाँ पे भी अभी सॉल्व करने के लिए आपको एक मस्त टेक्निक यूज करना है कि ये एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या है,
तो गैस उसके लिए वापस ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी चेक करना गैस। यहाँ पे है ना, इस डायग्राम में चेक कर लो या फिर नीचे वाले डायग्राम में चेक करते हैं। यहाँ पे tan थीटा क्या होगा स्क्रीन पे देखना गैस। दिस इज tan थीटा। सो व्हाट विल बी tan थीटा? इट विल बी x अपॉन एल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि tan थीटा विल बी व्हाट, tan थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन एल। लेकिन गाइस वापस मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन, व्हेन थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज आल्सो थीटा एंड tan थीटा इज आल्सो थीटा। तो इसका मतलब यारो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो थीटा कितना था 1/100, तो इसका मतलब x बाय एल का वैल्यू हो गया 1/100। और हम जब सॉल्व कर रहे थे वहां पे एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आया था, ये देखना यहाँ पे आया रहेगा। करेक्ट। तो मेरा फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, यहाँ लिखना एरिया ऑफ द वायर विल बी 1000 इंटू 2 अपॉन, मैं लास्ट स्टेप में सब कैंसिल कर दूंगा, अपॉन 2 इंटू 10⁻11 इंटू, गाइस यहाँ पे आया है एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो आया है एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर? इट इज 100। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 स्क्वायर। एक मिनट गाइस, ये कैसे आया? एल बाय एक्स इज 100, वो tan थीटा निकाला मैंने। tan थीटा आया x बाय एल and tan theta is theta only because theta is small. तो x by l आ गया 1/100, तो l by x आ गया 100, तो ये 100 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करके आई थिंक 1 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। ये देखो 2 कैंसिल होगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से यस, 1 इंटू 10⁻⁻4 इज करेक्ट। गैस एक बार आपको अभी बहुत ही अच्छा समरी देता हूँ इस क्वेश्चन में। इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू समराइज। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। पहले आपको टेंशन निकालना है, क्योंकि आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। अच्छा, द लेंथ ऑफ द वायर इज 2l, तो यहाँ एफ एल अपॉन ए वाई नहीं, मैं लिखूंगा एफ इंटू 2l अपॉन ए वाई। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या समझना है, यहाँ फोर्स निकालना है और डेल्टा एल निकालना है। अच्छा गाइस, हाउ डू वी फाइंड फोर्स? सिंपल है, आप टेंशन का कंपोनेंट ले लो। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया था। ये हमारे टेंशन है इन बोथ द वायर्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वायर, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज टेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वायर। तो ये टेंशन का कंपोनेंट हम लेंगे। तो टेंशन का कंपोनेंट कैसे लेंगे गाइस? ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो हम बोलेंगे टी कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी टी कॉस 90 माइनस थीटा। तो वो टी साइन थीटा हो जाएगा। तो 2t साइन थीटा शुड बैलेंस mg। दिस इज द कंसेप्ट, 2t साइन थीटा शुड बैलेंस mg। इससे फिर गाइस मेरे को एक और अप्रोक्सीमेशन क्या करना है कि साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली बिकम थीटा। व्हाई? बिकॉज थीटा इज स्मॉल। फिर वो थीटा की वैल्यू डाल दो 1/100 और फिर m की वैल्यू डाल दो, आपको टेंशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आप बहुत अच्छे से ध्यान दिए। अभी आपसे इंटरेक्शन भी रिक्वेस्ट करूंगा। तो टेंशन कितना आ गया गाइस? टेंशन आ गया 1000। उसके बाद डेल्टा एल निकालना वाज मोर इंटरेस्टिंग। डेल्टा एल क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो व्हाट इज द फाइनल लेंथ? 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ इज 2l। फिर यहाँ पे एल स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। गैस ये मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन है कि अगर ये वैल्यू स्मॉल रही तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है पावर से। तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट में क्या आया, 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये आपको ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 1 प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और फिर इसके बाद गैस हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डेल्टा एल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एल। तो यू नो डेल्टा एल नाउ एंड यू ऑल्सो नो टेंशन। तो अब आप ये डेल्टा एल के जगह लिख दो एक्स स्क्वायर बाय एल, ये फोर्स के जगह टेंशन विच इज 1000, और ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर कितना था 2l, और ये सब वैल्यूज डाल दो। अब आपको फिर क्या होगा, एरिया मिल जाएगा। पर एरिया के आंसर में आपको फिर से मिल रहा है एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फिर से आपको मस्त स्मार्ट चीज करनी है, आपको tan थीटा निकालना है। तो गैस tan थीटा क्या था देखना, ऐसा कुछ फिगर बना था हमारा जिसमें this angle was theta, right? This angle was theta and this was x and this was l। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? x अपॉन l। बट मैथ्स का मस्त रूल होता है कि when theta is small, sin theta is also theta and tan theta is also theta। तो tan theta इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा विच इज इक्वल टू x अपॉन l। तो x अपॉन l की वैल्यू 1/100 आ गई। तो l अपॉन x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बिकम 100। तो गाइस इसी के साथ ये हमारा मस्त क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वी जस्ट नीड टू डू 2 मोर क्वेश्चंस। थोड़ा इंटरेक्शन करो, मेरा रिक्वेस्ट है। वो 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी है लास्ट के, वो करने में 5 मिनट्स लगेंगे। फिर हम छोटा सा ब्रेक लेके फिर हम नए कंसेप्ट सीखेंगे। ओके गाइस, एवरीवन प्लीज आंसर। मेरे को बताना गाइस, हाउ विल यू फाइंड टेंशन इन द वायर इन दिस केस?
You will take component of tension in the vertical direction. Can you guys answer what will be the component of tension in the vertical direction? The component of tension in the vertical direction will be, will it be t cos theta or t sin theta? That is what I'm asking. The correct answer is करेक्ट. इसका कंपोनेंट वर्टिकली हो गया t sin theta, इसका भी t sin theta. तो what will be the equation that you will form? The equation will become 2t sin theta is equal to mg. And guys, when theta is small, sin theta approximately becomes theta. And theta की वैल्यू 1/100 डाल दो, टेंशन आ जाएगा. इस और बेटर एनर्जी में एक्सपेक्ट कर रहा था. क्या यहाँ पे आप बेटर एनर्जी दे सकते हो? मेरे को बता सकते हो गाइस कि what is the value of delta L? मैं डायग्राम आपको बना के देता हूँ. This is the original length 2L and this is distance x. Tell me what will be delta L. आपने ये कैलकुलेशन सही से बताया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. What is delta L in this case? Please go ahead. Delta L in this case will be under root of x square plus L square minus 2. फिर guys इसको हम लिख देंगे x square plus L square raised to half. और इसमें से क्या कॉमन लेंगे? I just want to check if you are getting the concept right. इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? वी विल टेक कॉमन एस, क्योंकि आपको कैसे फॉर्म में लाना होता है कि 1 प्लस सम स्मॉल वैल्यू. तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स एल, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होल रेज टू हाफ आ जाएगा. और आगे क्या है? -2l. फिर यहाँ पे आप मेरे को अप्रोक्सीमेशन एक्सप्लेन कर देना. व्हेन दिस वैल्यू इज स्मॉल, ये 1 के बाद अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो इट डायरेक्टली गेट्स मल्टीप्लाइड बाय पावर. ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है. और ये आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज होगा. इंजीनियरिंग में ये अप्रोक्सीमेशन हर बार आता रहता है. दिस इज फ्रॉम बायनोमियल एक्सपांशन ओनली, जो चैप्टर हमने अभी रिसेंटली करा था इससे पहले. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ. अच्छा, तो फिर वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपको डेल्टा एल का वैल्यू मिल जाएगा x स्क्वायर बाय एल. And now guys, once you find delta L equal to x square by L, तो आपको वो डेल्टा L का फॉर्मूला लिखना है. What is the formula of delta L guys? मैं लिख देता हूँ. चलो आप ही बता दो. What is the formula of delta L, जो कल और आज मिला के हम 20 क्वेश्चन किए हैं. Delta L is always given by FL upon A. लेकिन what is the length of the wire? The length of the wire is actually 2L. तो F into 2L upon AY. This is tension. This is delta L. सब निकाला हमने. पर प्रॉब्लम क्या है? इतना सब मेहनत करने के बाद भी इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि इतना सा मेहनत करने के बाद भी एरिया आता है सम नंबर इनटू फिर एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाता है. फिर यहाँ वापस से दिमाग लगाना है. क्या होगा गाइस? एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. आप बताओगे आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है? यू हैव टू यूज द फंक्शन ऑफ, एंड tan थीटा इक्वल टू गाइस क्या था? x अपॉन. बट वापस से बोलना, when theta is small, sin theta is also theta and tan theta is also theta, which is equal to 1/100. Amazing energy guys. अब इसी एनर्जी से बस आप एक और इंटरेक्शन कर दो, तो फिर मैं वो आगे वाले 2 क्वेश्चन करा के फिर नए कंसेप्ट पे जा सकता हूँ. ये वाला इंटरेक्शन कर दो, कोई एक वाला केस बस कर लेते हैं. कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन इन दिस केस? Can you tell me how to find acceleration in this case? This is from Newton's laws. पूरा क्लास बताना एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है. डैश अपॉन डैश. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज गिवन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स. So what will be net external force? Please go ahead. Net external force will be 4g upon 4 plus 2. Plus acceleration आएगा 4g minus 2g upon 4 plus 2. इससे आंसर आ गया. Once I get acceleration, नहीं guys, I was not happy with the performance. आप लोग इससे better perform करते हो, तो इसका मतलब शायद आप न्यूटन्स लॉस चैप्टर भूल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है. यहाँ I could be wrong. Let us check. इसका इक्वेशन बना के बताओ. इसका इक्वेशन क्या होगा guys? अच्छे एनर्जी से बताओ. इसका इक्वेशन आ जाएगा प्लस टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 into a. नहीं guys, I was hoping कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा इंटरेक्शन करो, तो मैं एक ही करवाऊंगा. नहीं, मुझे एक और करना पड़ेगा अभी. नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस गाइस. वील हैव टू डू इट वन मोर टाइम. मुझे बताना इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे. व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम? द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज ओनली 3g. तो क्या बोलेंगे? 3g अपॉन क्या लिखेंगे? 3 प्लस 3 प्लस. अच्छा, अब मेरे को इसका इक्वेशन बताओ गाइस. इस बार अच्छे से बताना. इसका इक्वेशन विल बी गिवन बाय प्लस टी माइनस.
इज इक्वल टू 3 इंटू ए कि 3 इंटू माइनस ए? 3 into minus a. करेक्ट। तो ये हमारा फिर टेंशन आ जाएगा। तो बेसिकली आज के लेक्चर में बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हमने करे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम टेंशन निकाल रहे हैं और टेंशन निकाल के फिर हम डेल्टा एल का वैल्यू निकाल रहे हैं एफ एल अपॉन ए वाई करके। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे स्ट्रेट फॉरवर्ड की बस डेल्टा एल का रेशियो लेना था। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन भी जो था इसमें बस उन्होंने फोर्स को डबल कर दिया था तो एफ के जगह 2f लिखा था, लेंथ को डबल किया था तो एल के जगह 2l लिखा था, और रेडियस को डबल किया था तो पाई आर स्क्वायर के जगह लिखा था पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो ऐसे इजी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और वैसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें टेंशन और डेल्टा एल निकाल के आप कोई और वैल्यू निकालते हो या फिर टेंशन निकाल के डेल्टा एल निकालने को बोलते हैं। ओके, नाउ गाइस लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं। रेहान प्लीज ये रीड करना। दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज गो अहेड रेहान। Two wires, each of radius 0.2 centimeter and negligible mass, one made of steel and the other made of brass, are loaded as shown in the figure. The elongation of the steel wire is. गाइस देखो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। वही होता है कि वंस यू सी टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस ना अदर क्वेश्चंस सीम रियली इजी। उन्होंने बोला है फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर। अरे सिंपल है, व्हाट इज एलोंगेशन का फॉर्मूला? डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है गाइस एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है यारो, एफ एल अपॉन ए वाई। अब गाइस स्टील के अंदर फोर्स कितना है? गाइस अगर आपने कल के लेक्चर में ध्यान दिया तो बता दोगे। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। I need to get the interaction right. What is the force in the steel wire? I'll give you 2 options. Force in the steel wire will be 2G or force in the steel wire will be 3.14G. क्या लगता है आपको? Force in the steel wire will be how much? Please go ahead. Force in the steel wire will be 3.14G. क्योंकि अच्छा what is force in the brass wire? Force in the brass wire will only be 1.14G. तो बेसिकली इस वायर को सिर्फ इसको बैलेंस करना है पर इस वायर को एक्चुअली दोनों को बैलेंस करना है। ओके, एंड गाइस व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द स्टील वायर? देखो यहाँ पे दिख रहा है लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.6 मीटर्स। तो आपको बस वैल्यूज डालने का, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे डेल्टा एल निकालना था तो लिखना डेल्टा एल विल बी इक्वल टू क्या है? एफ एल अपॉन ए वाई। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स लिखो 3.14 G। ऑनलाइन स्टूडेंट्स द फोर्स ऑन द स्टील वायर विल बी 3.14 G। दिस इज फोर्स। व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्टील वायर? 1.6 मीटर्स। तो लिखो 3.14 G इंटू 1.6 एफ एल अपॉन ए वाई करना है ना। अब गाइस एरिया कितना दिया है उसके लिए उन्होंने शायद हमें रेडियस ऑफ वायर दिया है 0.2 सेंटीमीटर। तो एरिया में लिखो पाई आर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ एरिया में लिख दो पाई आर स्क्वायर और रेडियस कितना है? 0.2 सेंटीमीटर। तो लिखो 0.2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ओके गाइस देखो मैं सिंपल बस फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। व्हाट इज फोर्स इन द स्टील वायर? 3.14 G। ये हमने इंटरेक्शन भी करा। व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्टील वायर? 1.6 मीटर्स। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गाइस? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस है, 0.2 सेंटीमीटर इज रेडियस। तो 0.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। अच्छा, और इसके अलावा गाइस और क्या है? हमारे को यंग्स मॉड्यूलस लेना है। मोस्टली वो स्टील का 2 इंटू 10⁻11 होता है। कितना दिया है? यस, ओके गाइस। तो ये ना वैल्यू याद भी हो जाती है बार बार देख के कि स्टील का 2 इंटू 10⁻11 होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो 2 इंटू 10⁻11। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि व्हाई स्टील इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। रीजन बीइंग स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉड्यूलस बहुत हाई है, इसीलिए स्टील बहुत इलास्टिक है। एंड बाय स्टील बीइंग इलास्टिक हम ये बोलते हैं कि स्टील regains its original shape very easily, which means कि स्टील का डिफॉर्मेशन कम होगा। और क्योंकि स्टील का डिफॉर्मेशन कम होता है तो वो बिल्डिंग्स के एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए भी अच्छा लगता है एंड प्लस वो सेफ भी है क्योंकि फिर वो अपना इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब वो प्लास्टिक जोन में नहीं जा रहा। हाँ, अगर अर्थक्वेक आता है और तब स्टील प्लास्टिक जोन में चला जाए तो दैट्स अ गुड डिजाइन, बट वो प्लास्टिक जोन में जाके टूटना भी नहीं चाहिए। तो देयरफॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट। ओके, तो कैसा मैंने ये मैंने कंसेप्ट बताया, ये अपना इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर लेना। देखो यहाँ पे 3.14 और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड गाइस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना, इंक्लूडिंग द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज ऑफ लास्ट मतलब 23rd क्वेश्चन जो बहुत अच्छा था, 22nd क्वेश्चन सॉरी। अब ये 24th क्वेश्चन करेंगे। कोई कंफर्म कर सकता है 24th ही कर रहे हैं राइट? ओके यस, Rehan, please read करना क्वेश्चन 24 of this chapter. A metal
connected from a rigid support through a metal wire of diameter 14 mm. The tensile stress developed in the wire under equilibrium state is 7 into 10 raised to 5 Newton per meter square. The value of mass m. गाइस देखो ये वाले क्वेश्चंस है ना ऐसे हैं कि जिसमें पता नहीं क्यों लोग मार्क्स लूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंटेंशनली लिया है यहाँ पे। गाइस क्या होता है, डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए वाई, उसमें मोस्टली लोग क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं बिकॉज उसकी आदत हो जाती है। ऐसे वाले क्वेश्चन में समहाउ पीपल एंड अप लूजिंग मार्क्स विच इज मोर इजी। आपको बता दो क्यों इजी है, उन्होंने हमें टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। What will be force on the wire? मास m हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स ऑन द वायर इज mg, तो लिखो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन एरिया। बस क्वेश्चन खत्म। ये इतना सही करना था आपको। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन से मार्क्स लूज नहीं करने। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, तो स्ट्रेस क्या होता है यारो, फोर्स अपॉन एरिया। एंड फोर्स कितना है, क्योंकि आपका मास m हैंग कर रहा है, तो फोर्स इज mg, तो mg अपॉन एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे गाइस सिग्मा कितना है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस एक बार रीड करना रेहान। 7 into 10⁵, तो लेफ्ट साइड में लिखो 7 into 10⁵, दिस इज इक्वल टू, फिर गैस एम जी, एम नहीं पता, एम ही निकालना है। अच्छा, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू है 10। अच्छा, जी का वैल्यू 10 नहीं, शायद 9.8 दिया है उन्होंने, तो जी का वैल्यू गैस हमें 9.8 लेना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना, जी का वैल्यू इज 9.8 अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया कितना है गैस, एरिया है पाई आर स्क्वायर, हमेशा की तरह यहाँ पे लिख देंगे पाई इंटू आर स्क्वायर। 14 mm डायमीटर दिया है, तो रेडियस होगा 7 mm, तो यहाँ लिखो 7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट 7 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। गैस इसको सॉल्व करके आपको m मिल जाएगा, वही आंसर है। एक बार समरी देता हूँ ताकि हम लोग इस पार्ट ऑफ लेक्चर को क्लोज करें। स्ट्रेस हमेशा गैस होता है फोर्स अपॉन एरिया। इफ मास m इज हैंगिंग देन फोर्स हो जाएगा mg, तो ये mg अपॉन एरिया हो गया। फिर गैस ये g का वैल्यू मैंने इनपुट कर दिया, एरिया में क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर 14 mm था, तो रेडियस 7 mm, तो रेडियस की जगह लिखना है 7 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे उसका स्क्वायर है, और ये पाई की वैल्यू हम डाल देंगे, और ये स्ट्रेस दिया है 7 इंटू 10⁵। अब आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करो तो आपको मास m मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, एंड देन वील जस्ट स्टार्ट विद न्यू कंसेप्ट्स। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमें सीखना है चैप्टर में, इट इज अबाउट शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस। तो हम लोगों ने कल हुक्स लॉ तक किया है, विच इज पॉइंट नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। सब लोग मेरे साथ लिखना, पॉइंट नंबर 6, दिस इज शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस। तो जस्ट आप हेडिंग लिख दो शियर स्ट्रेस, और गैस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। गैस शियर मॉड्यूलस का एक और नाम है, एंड दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है शियर स्ट्रेस, आप अच्छे से समझ लेना, स्क्रीन पे देखना गाइस, आपको बहुत इजीली मैं समझा दूंगा। और क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं तो मेरे को ये समझाना बहुत इजी है, और ये बहुत फन कंसेप्ट है गाइस। एज अ सिविल इंजीनियर सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें सिखाया जाता है व्हाइल डिजाइनिंग बिल्डिंग इज शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, सपोज हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, and let's say I apply force on the upper face and the lower face of this block in opposite direction, but the force has to be parallel to surface. वर्ड्स को ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक फोर्स मैं अप्लाई करूंगा टुवर्ड्स राइट विच इज पैरेलल टू सरफेस, और एक फोर्स अप्लाई करूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट विच इज अगेन पैरेलल टू सरफेस। तो गाइस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस में डिफरेंस समझना। यंग्स मॉड्यूलस हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन लेंथ, एंड शेयर मॉड्यूलस हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन शेप। बहुत फर्क है। तो शेयर मॉड्यूलस में क्या होता है, आप देखना, अगर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, और ये दोनों फोर्स पैरेलल टू सरफेस है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा गाइस, ये थोड़ा राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, तो दिस विल स्टिल बी अ क्यूबिकल ब्लॉक, इट जस्ट दैट वो राइट की तरफ थोड़ा टिल्ट हो चुका है। क्या इसके कुछ डायमेंशंस यहाँ पे चेंज हुए हैं, नहीं, सिर्फ इसका शेप चेंज हो गया है। आप देखना यहाँ पे इसका शेप जो है वो चेंज हो चुका है, बट उसके डायमेंशन सेम है। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे थीटा, दिस एंगल इज नोन एज शियर स्ट्रेन, या इसको शियर एंगल भी बोलते हैं। अब ये ना मैं आपको बहुत इजी करके देता हूँ, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन लेंथ,
it is about Young's modulus. But whenever there is change in shape, it is about shear modulus. एंड अब यहाँ पे फिर मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा, सिमिलर इक्वेशन. हुक्स लॉ यहाँ पे भी वैलिड है. तो हुक्स लॉ हमें क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो मैं बोल दूंगा shear stress is proportional to shear strain. ओके स्टूडेंट्स. अब फिर जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको फिर हम यंग्स मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शेयर मॉड्यूलस. और शेयर मॉड्यूलस का दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. अच्छा, क्या होगा शेयर स्ट्रेस? सेम इक्वेशन होगा, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया ही स्ट्रेस होता है. और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद शेयर मॉड्यूलस आएगा विच इज ईटा. इसको ईटा भी बोलते हैं. एंड गाइस शेयर स्ट्रेन क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि शेयर स्ट्रेन इज दिस एंगल. अच्छा, व्हाट इज दिस एंगल? स्क्रीन पे देखना. इफ दिस डिस्टेंस इज x and the height of the cube is h, तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा. ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले ही बताया था, व्हेन थीटा इज स्मॉल tan थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है. तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन h, क्योंकि वो tan थीटा की वैल्यू होगी. यहाँ पे इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ईटा इंटू x अपॉन h. गाइस ये वाला इक्वेशन मैं बॉक्स बना देता हूँ. मैं आपको काफी अश्योरिटी दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए शेयर स्ट्रेस का, वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा या इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा. पर गाइस हमें इक्वेशन डायरेक्टली मेमोराइज नहीं करना है. कल भी जैसे हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा, वैसे आज भी कंसेप्चुअली सीखने का ट्राई करते हैं. गाइस क्या होता है, अगर तुम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपर फेस एंड लोअर फेस पे अप्लाई करोगे इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा? शेप. तो वो ऑब्जेक्ट क्या एंगल पे चला गया, इसको बोलेंगे shear strain. और वापस से हुक्स लॉ वैलिड है, तो shear stress is proportional to shear strain. पर इस बार तुम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो फिर वो shear मॉड्यूलस आ जाता है, यंग्स मॉड्यूलस नहीं आता. एंड इसको बोलते हैं shear मॉड्यूलस या तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. और shear strain क्या है यारो? इट इज दिस एंगल थीटा. तो थीटा कैन बी कॉल्ड एज tan थीटा, एंड tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan थीटा हो जाएगा x अपॉन h. तो यारो ये tan थीटा के जगह हम लिख देंगे x अपॉन h, और यहाँ पे स्ट्रेस के जगह लिख देंगे फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा, वन मेजर डिफरेंस, यहाँ पे फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस, लेकिन जब यंग्स मॉड्यूलस होता है तब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. अभी जो मैं डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूँ ना, इसके बाद एकदम ही क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. सपोज गाइस ये मेरे पास क्यूब है और मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे वाले फेस पे नीचे की तरफ, इसमें मैं शेयर स्ट्रेन नहीं कंसीडर करूंगा. इसमें क्या होगा, इसमें जो क्यूब है उसका लेंथ चेंज हो जाएगा. देखो गाइस ये जो क्यूब का लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब गाइस इसमें फोर्स कैसे है, इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो व्हेनेवर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट इज अबाउट यंग्स मॉड्यूलस. बट व्हेनेवर फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस, देखो अभी है ना, इसको मैं चेंज करता हूं. अभी इस बार मैं फोर्स राइट और लेफ्ट में लगा देता हूं पैरेलल टू सरफेस. अब क्या होगा, अब इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, अब इसका शेप चेंज हो जाएगा. तो नाउ इट विल बिकम एट एन एंगल, और इट विल गो एट एन एंगल. एंड फिर अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज नोन एज शेयर स्ट्रेन. तो आपको ये समझना जरूरी है कि शेयर वाले केस में फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस, एंड यंग्स वाले केस में द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो सब लोग है ना ये डायग्राम फास्ट में बना लो, क्योंकि आपके नोट्स में ये थ्योरी का पॉइंट होना चाहिए. जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो, मैं एक कंसेप्ट बोल देता हूँ सबको ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि जितना आपका यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा होता है उतना मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है. वैसे ही जितना आपका शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा होता है उतना आपका मटेरियल ज्यादा रिजिड होता है. यहाँ पे इसलिए इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मतलब गाइस किसी का अगर शेयर मॉड्यूलस ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट बहुत रिजिड है. व्हाइल डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एंड स्पेशली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि जो कॉलम्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड भी ना रहे पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी ना रहे. तो फिर उसमें भी ये शेयर मॉड्यूलस बहुत ज्यादा काम आता है. टू बी ऑनेस्ट गाइस, इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ civil or a mechanical engineer, one of the most important concepts is understanding shear stress and shear strain. तो hopefully सबने ड्रॉ कर लिया है. उसके बाद गाइस लिख दो shear stress is proportional to shear strain. फिर आप यहाँ पे shear stress के जगह लिख दो
फोर्स अपॉन एरिया, एंड गाइस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा. व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हियर? शेयर मॉड्यूलस, या फिर इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. एंड गाइस शेयर स्ट्रेन होता है एंगल थीटा, बट इफ द एंगल इज स्मॉल, विच इज यूजुअली स्मॉल ओनली इन सच केसेस, तो वो एंगल थीटा हो जाएगा tan थीटा, एंड tan थीटा होता है x अपॉन h. अभी मैं इसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा. अब गाइस यहाँ पे एक और चीज लिख देना, फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस. ये चीज सबको पता होनी चाहिए. फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस. एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर वी स्टार्ट डूइंग 5 क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट. थोड़ा इंटरेक्शन करोगे प्लीज, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है. सो एवरीवन प्लीज लुक एट द स्क्रीन. 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दो. क्वेश्चन नंबर 1, whenever you are writing an equation for Young's modulus, it is about change in which quantity? It is about change in shape or it is about change in length? Whenever you are writing an equation of Young's modulus, it is always about change in length. Tell me the formula that you will use. You will use delta L is equal to FL upon A. अब guys आप इसको अगर रीअरेंज कर लो तो आपको इक्वेशन पता है क्या मिलेगा? आप इसी को अगर रीअरेंज कर लो तो आपको इक्वेशन मिलेगा F अपॉन A इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा L अपॉन L. तो आप देखना आपको बहुत सिंपल एनालॉजी समझ में आएगा कि whenever there is change in length, you are going to consider Young's modulus. One more question. This is not an easy question. Many people go wrong in the first attempt. Whenever there is change in length, the force is parallel to surface or is it perpendicular to the cross-sectional area? Whenever there is change in length, force is perpendicular, not parallel. Guys, Young's modulus के केस में क्या होता है? Force is perpendicular to surface. देखो कुछ लोगों ने गलती से parallel बोल दिया, और वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर फोर्स पैरेलल टू सरफेस हो जाए, अरे तो फिर तो वो शेयर वाला केस है, यंग्स वाला केस नहीं है. यंग्स मॉड्यूलस कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज चेंज इन लेंथ. और उसमें फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. उस पे हमने 20-22 क्वेश्चन करे हैं, तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर है अभी. पर आपको अभी एक नया चीज सीखने को मिला कि लेंथ कब चेंज होता है? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. अब बस इसका एनालॉजी बता दो. मेरे को बताओ शेयर वाले केस में क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज चेंज इन व्हिच क्वांटिटी? व्हेन विल यू यूज शेयर मॉड्यूलस? व्हेन देयर इज चेंज इन व्हेन देयर इज चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. गाइस देखो आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. अभी जब भी हम लोग बीम डिजाइन करते हैं, जैसे देखो इस रूम में एसी के जस्ट साइड में एक बीम जा रही है, तो ये जब हम बीम डिजाइन करते हैं एज सिविल इंजीनियर्स, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बीम हॉरिजॉन्टल है, और सच में है हॉरिजॉन्टल, बट लोड की वजह से क्या होता है, ये बीम का शेप जो है वो ऐसा हो जाता है. ये आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये बस 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर से नीचे आता है अगर अच्छा डिजाइन किया है बिल्डिंग का. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बीम का शेप चेंज हो गया. तो क्योंकि बीम का शेप चेंज हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन कट करके शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, और शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है उसके हिसाब से हम स्टील का डिजाइनिंग करते हैं कि मतलब कितने स्टील के रॉड्स हमें इनपुट करने हैं. सो दिस इज अमेजिंगली इंटरेस्टिंग. इफ यू आर एवर गोइंग टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल, अगर आप कार्स डिजाइन कर रहे हो तो आपको शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा कंसिडर करना पड़ता है. तो शेयर स्ट्रेस कब आता है? व्हेन देयर इज चेंज इन शेप. अच्छा अब मुझे बताओ इसमें इक्वेशन क्या बनाएंगे? क्या आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया था? ऐसे टाइप का इक्वेशन है, इसी का एनालॉजी है. टेल मी गाइस व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू विल यूज for any question of shear stress. The equation is given by F upon A is equals to eta into x upon h. Guys देखो यहाँ पे भी F upon A है which is longitudinal stress and this is longitudinal strain. But यहाँ पे F upon A हो जाएगा shear stress and this is shear strain. अब बताओ इसमें फोर्स क्या होना चाहिए? जब आप shear का केस ले रहे हो, force is dash to the surface. Can you answer guys? Force is perpendicular or parallel? Force is going to be parallel to the surface. Okay guys. अब guys इस इक्वेशन के ऊपर 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. guys देखो यंग्स मॉड्यूलस पे भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कराए? आई वांट टू मेक श्योर कि आप और मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि क्लास में ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि घर पे फिर आप ये जो काम कर रहे हो रिवीजन का, उससे आपका रिजल्ट तो कंफर्म हो जाए. फिर उसके बियॉन्ड अगर आप पढ़ते हो तो फिर आप और हाई लेवल और अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो. हाँ मेरा फीलिंग ये है कि आपको घर पे बहुत पढ़ना चाहिए,
पर मैं वो एनफोर्स नहीं कर सकता और ना ही करना चाहूंगा, तो इसीलिए मैं सिस्टम वैसा बना रहा हूँ कि मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस इनफ करवा दूं. ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस. दिस इज द 25th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. रेहान प्लीज ये क्वेश्चन मेरे लिए रीड करना. A cylindrical rod of length 1 meter and radius 4 centimeter is mounted vertically. It is subjected to a shear force of 10 raised to 5 Newton at the top. Considering infinitesimally small displacement in the upper edge, the angular displacement theta of the rod axis from its original position would be. गाइस देखो, ये क्वेश्चन है ना, दिखने में लगता है करके पता नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है. दिस इज फ्रॉम जेई मेंस 2025. बट अगर आपने शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन अच्छे से समझा तो आप कभी गलत नहीं जाने वाले. गाइस यहाँ पे सॉल्यूशन आप चाहो तो मेरे साथ साथ ही लिख सकते हो. शेयर वाले केस में हमारा इक्वेशन क्या आता है, एफ अपॉन ए, यानी कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इनटू, मैंने क्या बताया था गाइस, एक्स अपॉन एच. पर वो एक्स अपॉन एच मुझे कब लिखना है, जब एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट रहे. अब ये क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ x अपॉन एच नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा शेयर स्ट्रेन. मैं सिर्फ यहाँ लिख दूंगा शेयर स्ट्रेन, दैट्स इट. अच्छा, और शेयर स्ट्रेन को हम लोग थीटा बोलते हैं. तो गाइस क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, बिकॉज इतना ही आपको लिखना था. देयरफॉर शेयर के क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का करने हैं, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस कम है. उन लोगों ने जितना एनसीईआरटी और अलग अलग बुक्स में मेंशन किया है उसके हिसाब से आपका इतना सिंपल इक्वेशन ही हर बार बनेगा. दिस इज व्हाट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस इनटू शेयर स्ट्रेन. हाँ, इधर x अपॉन एच हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ x अपॉन एच तब लिखना है जब क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है. पर ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका हमें पता नहीं करके क्या शेयर स्ट्रेन होगा. अच्छा, वही कैलकुलेट करना है. उन्होंने बोला फाइंड द एंगल थीटा. अच्छा, तो ये थीटा निकालना है. तो क्या फोर्स दिया है देखते हैं. शेयर फोर्स कितना दिया है, रेहान रीड करना. 10 raised to 5 Newton. गाइस ये दिया है 10 रेज टू 5. अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा गाइस, ध्यान से सुनना. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होता है. गाइस प्लीज लुक एट द स्क्रीन. देखो ये आपका सिलेंडर है. उन्होंने क्या बोला है पता है क्या, कि इधर ऐसा एक फोर्स लगाएंगे. गाइस आप नोटिस कर रहे हो मैंने फोर्स का डायरेक्शन क्या रखा. कैन यू आंसर वन मोर टाइम फॉर माय हैप्पीनेस. Force should always be perpendicular to surface or parallel to surface. Force should always be parallel to surface. आप समझ रहे हो, तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ऐसा दोनों सरफेस को पैरेलल होगा. जब भी क्वेश्चन शेयर का है तो पैरेलल. अच्छा, अगर ये यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन होता तो ये मैंने फोर्स गलत बनाया है. अगर ये यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन होता ना तो मुझे फोर्स ऐसे बनाना पड़ता. इन यंग्स मॉड्यूलस केस देयर इज चेंज इन लेंथ, तो इन दिस केस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस. समझ रहे हो, इसमें फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए, पर अपना जो शेयर वाला केस है उसमें हमें फोर्स कैसा चाहिए, पैरेलल. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, यहाँ पे फोर्स राइट में होगा, यहाँ पे फोर्स लेफ्ट में होगा. सो दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल टू सरफेस. तो मुझे फोर्स अपॉन एरिया करते समय ये एरिया लेना है, ये एरिया मैं कलर कर रहा हूँ. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो व्हाट इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर. तो बस यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स इज एफ अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर. अब रेहान उन्होंने यहाँ पे कोई डायमीटर या रेडियस ऐसा कुछ दिया है, 4 सेंटीमीटर. तो गाइस डायरेक्टली लिख दो, एरिया के जगह पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखो 4 इंटू 10 रेज टू -2 का स्क्वायर. ओके गाइस, ये आ गया आपका फोर्स अपॉन एरिया. अच्छा, शेयर मॉड्यूलस उन्होंने दिया रहेगा, उन्होंने दिया रहेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. कितना दिया रेहान, 10 रेज टू 10. तो दिस इज 10 रेज टू 10. एंड गाइस शेयर स्ट्रेन जो है उसको थीटा लिख दो. ये थीटा निकालना था गाइस, क्वेश्चन हो गया. कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना. दिस इज द फाइनल आंसर, आपको थीटा निकालना था. गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 10th question of today, overall question number 25 of this chapter. Let's try to do 4 more questions. Let's move ahead to the next question. Guys please screen पे देखना, question number 26. सिर्फ मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है बिफोर आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है, तो मैं ना आपको अभी पूरे चैप्टर का एक ग्रैंड समरी देता हूँ, आप लोग ही मेरे को हेल्प करो. गाइस प्लीज लुक एट द स्क्रीन. मैंने ये सेम क्वेश्चन बैच बी में पूछा था, उन लोगों ने मस्त आंसर किया. क्या आप सही से आंसर कर पाओगे. गाइस इफ यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू इज हाई, then the deformation of the object will be more or less. If Young's modulus is more, then the deformation of the object will actually be less. And if the deformation is less, then the object will easily regain its original shape, which means that the elasticity will be, please go ahead, if Young's modulus is more, then elasticity of the object will also be more. ये हमारा concept है.
इसके अलावा गाइस हम लोगों ने और क्या सीखा है कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, गाइस अच्छे से देखना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात चल रही है, shear strain की नहीं, longitudinal strain होता है, please go ahead guys, what is longitudinal strain? Longitudinal strain is given by delta L upon L. And guys, what is the relation between stress and longitudinal strain? It is given by Hooke's law. So what is the final equation? The final equation is given by delta L is equal to FL upon AY. And now guys, this was yesterday's lecture. आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? shear के बारे में सीखा. तो अब मुझे बताओ, when do you use shear modulus or when do you talk about shear stress? When there is change in which quantity of the object? When there is change in shape of the object, what is the equation guys that you will use? Please go ahead. The equation for shear modulus is given by F upon A is equals to eta into x upon h. But in this question which we just completed, उसमें सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिया था, तो उसमें बस ये x अपॉन h जो है वो shear strain है. ये x अपॉन h आपको लिखना है क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपके 3 डायमेंशन दिए हों. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बस यहाँ पे थीटा लिखना था, क्योंकि shear strain बस थीटा होता है. तो ये क्वेश्चन इतना इजी था जो भी हमने जस्ट किया, कि फोर्स उन्होंने दिया था 10⁵, एरिया में लिखना है पाई आर स्क्वायर, और ये भी उन्होंने 10⁻10 दिया था. तो बेसिकली शेयर का क्वेश्चन इतना इजी होगा कि ये तीनों वैल्यूज उन्होंने दिए हैं, आपको थीटा निकालना था. तो दैट इज द समरी ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज समरी ऑफ लेक्चर 1 एंड दिस इज लेक्चर 2. तो दोनों का हमने समरी भी कर लिया. लेट्स डू 4 मोर क्वेश्चंस गाइस. ओके, क्वेश्चन 26 करते हैं. रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना. Two slabs with square cross section of different materials, 1, 2 with equal sides L and thickness D1 and D2, such that D2 is equal to 2D1 and L is greater than D2. Considering lower edges of the slabs are fixed to the floor, we apply equal shearing force on the narrow faces. The angle of deformation is θ2 is equal to 2θ1. If the shear moduli of the material 1 is 4 into 10⁻9, then shear moduli of material 2 is x into 10⁻9. Your value of x is. ओके गाइस, देखो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं एग्जाम में कर दूंगा. एक तो 16 आंसर होगा या तो 1 आंसर होगा. ये मैं इतना फास्ट कैसे बता पा रहा हूँ, बिकॉज मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो वन ऑफ द डायमेंशंस दिया है उन्होंने d2 इज इक्वल टू, वो उन्होंने 2 टाइम्स d1 दिया है, और जो शेयर एंगल है या फिर जो शेयर स्ट्रेन है θ2, वो भी उन्होंने 2 टाइम्स θ1 दिया है. तो जो फैक्टर बनेगा वो आइदर 2 into 2 4 बनेगा, या तो 2/2 1 बनेगा. तो वो बस मुझे चेक करना है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी आइदर 16 और 1. लेट अस चेक कैसे करना है. गाइस पहले क्वेश्चन समझो, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, क्योंकि आप है ना शेयर वाले कंसेप्ट में न्यू हो, तो पहले थोड़ा सीख लो. उन्होंने गाइस क्या किया है, ऐसे एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन द नैरो एजेस. तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द नैरो फेसेस बोला है. तो नैरो फेसेस मतलब क्या, ये नैरो है, तो दिस इज लेट्स से d1, और ये उन्होंने L फिक्स किया है. ठीक है, तो गाइस फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा ऑन द अपर फेस पैरेलल एंड ऑन द लोअर फेस पैरेलल. तो ये आपका फोर्स है और ये आपका फोर्स है. तो अब यहाँ पे मैं अगर थीटा का इक्वेशन बनाऊं, तो थीटा का इक्वेशन क्या बनेगा, ये पहले केस में थीटा का इक्वेशन बनेगा F अपॉन A. तो इसका नाम दे देता हूँ F अपॉन A1, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे लेना होगा. दिस इज द एरिया दैट आई हैव टू टेक. व्हाई शुड आई टेक दिस एरिया, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द नैरो फेसेस. तो नैरो फेसेस कौन से होंगे, जिसमें एक डायमेंशन d होगा और ये दूसरा डायमेंशन जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है ये क्या होगा, L. तो बेसिकली ये जो एरिया है ये एरिया हो जाएगा d1 इंटू L. तो F अपॉन A1 इज इक्वल टू गाइस क्या होगा, eta1 इंटू θ1. दैट्स इट. ये मेरा इक्वेशन. आप बोलोगे सर इतने इजी इक्वेशन बन रहे हैं क्या. हाँ, शेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, लगते ज्यादा डिफिकल्ट हैं. अगर आप मेरे को बोलोगे ना कौन से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट दिखने में लगते हैं, वो शेयर वाले होते हैं. सॉल्व करने में ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमेशा ये इक्वेशन बनता है कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शेयर स्ट्रेन. हो गया गाइस. अच्छा, और अभी है ना शायद दोनों सेम मटेरियल का बोला है उन्होंने. तो अगर उन्होंने दोनों सेम मटेरियल का बोला है तो फिर ये eta1 लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये पहला केस हो गया. दूसरे केस में क्या इक्वेशन बनेगा. अच्छा, पहले A1 भी डाल देता हूं मैं. A1 का वैल्यू क्या होगा पता है, एरिया कौन सा लेना है जहां पे फोर्स लग रहा है, तो ये वाला एरिया लेना है d1 इंटू L. तो मैं बोलूंगा F अपॉन
d1l इज इक्वल टू ईटा इंटू थीटा वन, और ऐसे ही फिर गैस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए सेम सेम इक्वेशन बनेगा ना, f अपॉन d2l इज इक्वल टू ईटा इंटू थीटा टू। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के बोला, सॉरी उन्होंने हमें रेशियो ऑफ ईटा वन एंड ईटा टू ही बोला है, क्योंकि ईटा वन का वैल्यू दिया है 4 इंटू समथिंग और ईटा टू निकालना है। सो सॉरी गैस, दोनों सेम मटेरियल का नहीं है, अलग मटेरियल है। तो ईटा वन उन्होंने दिया है, ईटा टू निकालना है, तो मैंने लिख दिया गैस। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पर इस बार आप लोग मेरे साथ में लिखना गैस। आपको है ना डायग्राम अच्छे से समझना है। फोर्स कहाँ लग रहा है? नैरो फेसिस पे। नैरो फेसिस कौन से होंगे? जिसमें एक डायमेंशन वो छोटा वाला डी होगा और दूसरा डायमेंशन एल होगा। तो सब लोग है ना यहाँ पे डायग्राम प्लीज मेरे साथ बना देना। गैस देखो, ये आपका डायग्राम है, ये ऐसा उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया है। वो क्या बोल रहे हैं? फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द नैरो फेसिस। तो गैस ये डायमेंशन D1 मार्क करो एंड ये डायमेंशन L मार्क करो। और फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है आप देखना गैस। फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द नैरो फेस। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है ऊपर वाले और नीचे वाले फेस पे। गैस वापस से सुनना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है एंड फोर्स इज पैरेलल। तो देखो यहाँ पे फोर्स इज पैरेलल, यहाँ पे भी फोर्स इज पैरेलल। तो येलो कलर इज द फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा? फोर्स अपॉन दिस एरिया, फोर्स अपॉन दिस एरिया। अच्छा, व्हाट इज दिस एरिया? दिस एरिया विल बी d1 इंटू एल। तो क्या इक्वेशन बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया यानी d1 इंटू एल इज इक्वल टू ईटा वन इंटू थीटा वन। डन। अच्छा, ऐसे ही फिर दूसरे का इक्वेशन क्या बनेगा? फोर्स अपॉन d2 इंटू एल इज इक्वल टू ईटा टू इंटू थीटा टू। एंड नाउ गाइस, इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, मेरा काम ही हो गया, बिकॉज इफ आई डिवाइड दीज टू, f अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन d1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन d2 इज इक्वल टू ईटा वन अपॉन ईटा टू इज इक्वल टू ईटा वन अपॉन ईटा टू इनटू आगे आ जाएगा थीटा वन अपॉन थीटा टू। ओके, अब गैस जो उन्होंने रिलेशन दिया है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। उन्होंने शायद बोला है थीटा टू इज 2 टाइम्स थीटा वन एंड d2 इज 2 टाइम्स d1। तो मुझे यहाँ पे ये d2 ऊपर चला जाएगा, d1 नीचे आएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा d2 बाई d1, आप भी लिखना, इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा वन बाई ईटा टू इंटू थीटा वन बाई थीटा टू। एंड नाउ गाइस द क्वेश्चन इज डन, बिकॉज d2 इक्वल टू 2 टाइम्स d1 दिया है, तो दिस इज 2 टाइम्स d1, तो इसका वैल्यू गैस हो जाएगा 2 एंड इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2, तो आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू, और ईटा वन का वैल्यू गैस कितना दिया है देखते हैं। रेहान रीड करना, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 4 इंटू कितना दिया है? 4 इंटू 10 रेज टू 9। तो यहाँ पे लिखना 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू 9 अपॉन ईटा 2 इंटू 1 अपॉन 2। गैस आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था ना कि क्वेश्चन का आंसर 16 या तो 1 आएगा, तो 1 आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो ये 4 है और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ईटा 2 का आंसर आएगा 1 इंटू 10 रेज टू 9। गैस क्वेश्चन डन। गैस क्योंकि आप शेयर मॉड्यूलस के कंसेप्ट में न्यू हो, इसीलिए मैं दोबारा बताता हूँ, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ये वाले क्वेश्चंस दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, पर अगर टीचर ने बराबर से सिखाया, बच्चों ने बराबर सीखा और कॉन्फिडेंस रखा, तो सबसे स्कोरिंग मेरे को ये लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी मोस्टली इजी आता है। क्या होता है देखो, हमेशा इक्वेशन ऐसे ही बनता है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस इनटू शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया में कौन सा एरिया लेना है? ये वाला एरिया जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो क्या फोर्स, क्या एरिया है वो? d1 इंटू एल। तो f अपॉन d1 इंटू एल, दिस इज शेयर स्ट्रेस इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस ईटा वन इंटू शेयर स्ट्रेन थीटा वन। ऐसे आप सेम दूसरे के लिए भी कर दो। फिर गाइस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो f अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा। बस इन दोनों को डिवाइड करना था, आपका आंसर आ गया, इतना ही क्वेश्चन था। डन। तो गाइस वी आर डन विद 2 क्वेश्चंस। लेट्स कीप मूविंग अहेड, और क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन हमारा इसमें एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो वी कैन क्लोज द लेक्चर। हम 26 क्वेश्चन तक कर चुके हैं इस चैप्टर में। लेट्स डू क्वेश्चन 27। यस रेहान प्लीज रीड करना। Aluminium shear modulus is 25 into 10 raised to 9. Slab of side 60 centimeter and thickness 15 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face of 18 into 10 raised to 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. The displacement of the upper edge is. गाइस देखो, वापस से उन्होंने हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें नैरो फेस के ऊपर फोर्स लगाया है।
तो वापस सेम डायग्राम बनेगा। इस बार सब लोग मेरे साथ सेम डायग्राम बना लो, साथ साथ में करते हैं इसको। गैस नैरो फेस के ऊपर उन्होंने फोर्स लगाया है, ठीक है, नैरो फेस के ऊपर फोर्स लगाया है। तो दिस इज द नैरो फेस जो आप टॉप और बॉटम पे देख सकते हो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर से ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होगा। गैस आपको ये बहुत इजी लगेगा बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। सिर्फ आपको इसमें मेक श्योर क्या करना है गाइस, वापस से बोल रहा हूँ, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम बोल रहा हूँ अभी, कि फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। तो नैरो फेस कौन सा है, ऊपर और नीचे वाला। तो देखो फोर्स ऐसे पैरेलल है एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। तो फोर्स इज पैरेलल और इक्वल और अपोजिट है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना दिया गया देखना, ये उन्होंने 15 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया है 60। अच्छा और इसका हाइट जो है वो भी 60 है, ठीक है, ऐसा है। तो आपको नैरो फेस का डायमेंशन बराबर मार्क करना है। नैरो फेस का डायमेंशन क्या आएगा, 15 इंटू 60। अच्छा तो गाइस वापस से मैं सेम इक्वेशन लिखूंगा। गाइस थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, आप इक्वेशन बताओगे। व्हाट इज द मास्टर इक्वेशन फॉर शियर मॉड्यूलस और शियर स्ट्रेन, पूरा क्लास साथ में बताना। प्लीज गो अहेड गाइस। मास्टर इक्वेशन इज गिवन बाय f upon a is equals to eta into x upon h। हो गया गाइस, क्वेश्चन खत्म। इतने से आंसर आ जाता है बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में फोर्स दिया है। अच्छा एरिया कौन सा लेंगे पता है यारो, ये वाला एरिया लेंगे वापस, जहां पे फोर्स लग रहा है ना गाइस वो एरिया लेना है। तो एरिया क्या लेंगे, 15 इंटू 60। ओके, और इसके अलावा गाइस फिर आपका h क्या होगा, h भी 60 होगा बिकॉज हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 60। एक बार क्वेश्चन वापस रीड करना रेहान, की गलती से मैंने डायमेंशन मिस्टेक तो नहीं करी है। एक बार क्वेश्चन रीड करो, सब लोग सुनना, रेहान क्वेश्चन रीड करेगा। प्लीज गो अहेड रेहान। Aluminium shear modulus is 25 into 10 raised to 9. Slab of sled 60 centimeter and thickness 15 centimeter. एक मिनट गाइस, देखो उन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 15। तो देखो ये इसका थिकनेस 15 है एंड क्योंकि वो स्क्वायर है तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, बराबर किया गया इसमें। तो आपको क्या समझना है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा इंटू एक्स अपॉन एच करना है। अच्छा अगर क्यूबॉइडल नहीं होता तो बस यहाँ पे मैं क्या लिखता, थीटा लिखता, पर क्योंकि ये क्यूबॉइडल है तो वहां थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो एक्स अपॉन एच। अब गाइस व्हाट इज द फोर्स, द फोर्स हैज बीन गिवन एज, रेहान रीड करना, कितना फोर्स दिया है 18 into 10 raised to 4. गैस, सब लोग लिखो 18 इंटू 10 रेज टू 4 अपॉन। गैस एरिया कौन सा लेना है, ये मेरे को थोड़ा डर लग रहा है आप सिली मिस्टेक ना करो एग्जाम में। गैस एरिया ये वाला लेना है, लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था, ये एरिया लेना है जहां फोर्स लग रहा है, जहां पे भी फोर्स लग रहा है वो एरिया लेना है। तो ये वाला एरिया क्या होगा जो मैंने अभी कलर किया है, दिस एरिया विल बी 15 इंटू 60। और गैस 10 रेज टू -4 कर देना नीचे, 15 इंटू 60 इंटू 10 रेज टू -4, क्योंकि मीटर स्क्वायर में लेना होगा एरिया, वो सेंटीमीटर में दिया है, इज इक्वल टू गैस ईटा इंटू एक्स बाय एच। अब कितना दिया है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस, 25 into 10 raised to 9. गैस यहाँ लिखो 25 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू एक्स अपॉन एच। अच्छा एक्स ही निकालना है, उन्होंने बोला व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो गैस हमें एक्स निकालना है। और एच क्या है गैस, वापस गैस इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी है एग्जाम में। एच इज 60, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 60, तो अपॉन 60 इंटू 10 रेज टू -2 कर दो, क्योंकि वो मीटर में लेंगे। गैस इसको सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो लेट्स मूव अहेड गाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप स्क्रीन पे देख लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। मैं आपको एक चीज का समरी से वापस बोलना चाहूंगा बिकॉज इट इज दैट इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे देखो ये सिलेंडर है, यहाँ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट यंग्स मॉड्यूलस बिकॉज दिस विल हैव चेंज इन लेंथ। बट व्हेनेवर द फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, देखो वापस सिलेंडर है, यहाँ फोर्स देखो ऐसे मैं पैरेलल बना रहा हूँ, व्हेनेवर फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस, अब इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो नाउ इट इज अबाउट शेयर मॉड्यूलस, बस यही फर्क है, ये आपको समझना है। होपफुली गाइस आप लोगों ने सुना। लेट्स मूव अहेड, लास्ट के 2 क्वेश्चन और करते हैं एंड वी कैन क्लोज। क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस चैप्टर, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन 28। A force F of same magnitude is applied tangentially on upper and lower face of the cube in opposite directions. Side of cube is L. The upper face of the cube shifts parallel to itself by distance x1. If another cube of same material but side 2L is subjected to the above condition, then the displacement of the top layer is. गैस कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीईटी 2020 का क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा है।
काफी लोगों ने क्वेश्चन सुना नहीं जब रेहान रीड कर रहा था, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप देख लो ताकि आपके ऐसे फ्री के मार्क्स मिस ना हो। गाइस यहाँ पे क्यूब दिया है ऑफ साइड एल, ऐसा उन्होंने बताया है। अब गाइस अगर क्यूब का साइड एल है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑल डायमेंशंस आर एल, ये भी डिस्टेंस एल होगा, ये भी आपका एल हो जाएगा, और ये भी एल हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, क्योंकि जब आप फोर्स लगाओगे तो स्क्रीन पे देखना गाइस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ये आपका एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है। गाइस द फोर्स शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस, द फोर्स शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द सरफेस एंड इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा गाइस, मेरे को इक्वेशन पता है, हमेशा इक्वेशन बनता है एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा इंटू एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब इसमें एरिया क्या लेना है गाइस, वापस से देखना, ये वाला एरिया लेना है। अब देख रहे हो गाइस, मैं तीसरा कंसेक्यूटिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं क्यों गाइस एक ही कंसेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस कराना स्टार्ट किया है, बिकॉज आई वांट टू मेक यू द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। तो उसमें क्या होता है, दो तीन बार देख के दिमाग में फिट हो जाता है कि सर ने बार बार दिखाया था कि यार ये जो फोर्स है, ये हमेशा जिस जिस सरफेस पे रहता है वो एरिया लेना है। तो देखो तीसरा कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है जिसमें मैं ये एरिया ले रहा हूँ। ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। ये एरिया कितना हो जाएगा, देखो एल इंटू एल, दिस एरिया विल बी एल इंटू एल, एल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाइट, इसलिए मैं डायग्राम बनाया, द हाइट इज ऑल्सो एल। तो बेसिकली क्या होगा, ये होगा एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एल। तो आपका आंसर आएगा एफ अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा इंटू एक्स वन अपॉन एल। तो मेरे को x1 की वैल्यू मिल गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, एज द वैल्यू ऑफ x1 विल बी f अपॉन ईटा एल। ये आपका आंसर आएगा x1 का। अच्छा गैस, अभी ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है विद अनदर क्यूब जिसके सब डायमेंशंस 2l हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, रादर देन राइटिंग f अपॉन एल स्क्वायर, इस बार लिखो f अपॉन 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा इंटू x2 अपॉन l, नहीं अपॉन 2l। फिर गैस आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इस बार आपको x2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो x2 का वैल्यू पता है क्या मिलेगा, x2 का वैल्यू मिलेगा f अपॉन 2 ईटा l। ओके गाइस, तो क्या आंसर है, देखो x1 का आंसर है f अपॉन ईटा एल, और x2 का आंसर क्या है, f अपॉन 2 ईटा एल। तो मतलब आपका x2 और x1 में रिलेशन आ गया, वही ऑप्शंस में दिया था। तो x2 विल बिकम इक्वल टू, लिखो x1 अपॉन 2, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, मैं रिस्पेक्टफुली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज स्क्रीन पे देख लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अपने को ये समझ में आ रहा है। लास्ट के 4 क्वेश्चन में मैं सेम चीज कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही लिखा है f अपॉन ए इज इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस इंटू एक्स अपॉन एच। आपको सिर्फ क्या समझना है, एरिया कौन सा लेना है, ये वाला एरिया लेना है जहां पे फोर्स लग रहा है। तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और आपको हाइट क्या लेना है, ये हाइट ऑफ द क्यूबॉइड लेना है, दैट इज एल। ये पहला वाला केस हो गया। दूसरे वाले केस में बस क्या करना है, यहाँ 2l, यहाँ 2l और यहाँ 2l हो जाएगा। तो इसमें एरिया कितना हो जाएगा, सेकंड वाले केस में एरिया हो जाएगा 2l का स्क्वायर। ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है 2l का स्क्वायर, और इस बार हाइट भी कितना हो जाएगा, वो l के जगह 2l आ जाएगा। तो पहले केस में एरिया इज एल स्क्वायर, दूसरे केस में एरिया इज 2l का स्क्वायर। पहले केस में हाइट है l, दूसरे केस में हाइट है 2l, दोनों जगह सेम फॉर्मूला। फिर आपको रिलेशन मिल जाएगा आराम से कि x2 इज इक्वल टू आता है x1 अपॉन 2। अगर आपका सपोर्ट रहे तो विल जस्ट डू दिस लास्ट क्वेश्चन एंड विल क्लोज। एंड गाइस, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो बहुत तेजी से हो जाएगा, तो प्लीज स्क्रीन पे देखना ताकि हम लेक्चर क्लोज कर सकें। 29th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रेहान प्लीज सबके लिए रीड करना। Assertion. The stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. एक मिनट गैस, पहले असर्शन डिस्कस करते हैं। गैस मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने जब से ये पैटर्न बदला है लेक्चर्स का कि मैं कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ और तभी का तभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले भी हम ये सब कुछ ही करते थे, बस अलग अलग करते थे, अभी हम अलाइन करके कर रहे हैं। तब से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आप बस मेरे ही यूट्यूब वीडियोस बार बार देखो, आपको एक अच्छा कॉलेज पक्का मिलेगा अप टू मेंस लेवल। हाँ, अगर आपको एडवांस लेवल जाना है तो वो हमारा इवनिंग में रोज लेक्चर चल रहा है, लास्ट 12 दिन से हमने रोज लेक्चर लिया है। आप वो भी आ जाओ, एडवांस भी पक्का आप पास हो। इनफैक्ट एडवांस के भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, वहां से भी आप देख सकते हो। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ गाइस कि वी आर कवरिंग ऑल केसेस। रीजन बताता हूँ, ये पैटर्न बदलने के बाद ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें 100% मार्क्स लूज होते हैं, ये मैं ट्राई करूंगा कि आपके मार्क्स लूज ना हो। ये क्वेश्चन अगर मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूँ ना, मैक्सिमम पीपल कैन गो रॉन्ग। आई टेल यू व्हाई। वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में शेयर मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है।
अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल शाम को देखा कि आपको सिखाना था, तो मेरे से भी ऑलमोस्ट गलत होने वाला था। गलत नहीं हुआ पर ऑलमोस्ट होने वाला था, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि असर्शन शायद गलत है, बिकॉज मुझे क्या लगा स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ द क्वेश्चन इज अबाउट लेंथ, आप सब लोग बताना, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट लेंथ then it is about which modulus? If the question is about length, then it is about, तो मुझे क्या लगा ये क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस का है, तो मैंने बोला हाँ असर्शन इज रॉन्ग। फिर मैंने रीजन पढ़ा, रीजन क्या है, रेहान प्लीज रीड करना, रीजन क्या है। A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimensions. अब गाइस ये मुझे पता था करके, कॉपर जो है वो स्टील से कम इलास्टिक होता है, ये मुझे पता है, तो इसीलिए फिर मुझे समझ में आया कि रीजन गलत है। एक बार रीजन वापस से रीड करना सबके लिए। A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimensions. ओके तो गैस देखो, ये तो एक्चुअली इलास्टिसिटी के बारे में भी नहीं है, स्ट्रेंथ के बारे में है। ये चीज मुझे पता है गैस कि स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, ये तो अभी फैक्चुअल बात है कि यार हाँ, अभी क्या है, सबका अपना अपना एक स्ट्रेंथ रहता है मटेरियल का। जैसे अभी अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग स्ट्रेंथ है, तो मोस्टली बहुत सारे कार्स में एल्यूमिनियम भी क्यों यूज होता है, बिकॉज गैस क्या है, एल्यूमिनियम का वेट कम है और स्ट्रेंथ अच्छा है, तो वेट कम हो गया कार का, तो फिर कार का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं कार्स में। तो हमें क्या समझना है कि स्ट्रेंथ जो है वो तो फैक्चुअल है, वो तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है, तो मुझे समझ में आ गया कि रीजन पक्का गलत है। और फिर गाइस क्या है, मेरा इंट्यूशन हमेशा मोस्टली क्या काम करता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज तक मैंने सॉल्व किए हैं, बहुत कम केसेस में असर्शन और रीजन दोनों गलत होता है। तो मैंने बोला असर्शन को वापस एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली गाइस क्या है, रीजन इज रॉन्ग। व्हाई? उन्होंने बोला है कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील, गलत है। Who has more tensile strength guys? Steel. Steel has more tensile strength than copper. Tensile strength मतलब उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है स्टील का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए रीजन तो गलत है, ये तो फैक्चुअल चीज हो गई। फिर मैंने असर्शन देखा, स्क्रीन पे देखना, मैंने क्या सोचा इसका लेंथ बढ़ने वाला है, तो यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, पर फिर मेरे को एकदम रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जब स्प्रिंग का लेंथ बढ़ता है तो एक्चुअली उसका लेंथ कभी बढ़ ही नहीं रहा, वो बस अनवाइंड हो रहा है ना। गाइस देखो यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग वाउंड है, जब आप दोनों तरफ से फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। अपने को क्या फील हो रहा है कि उसका लेंथ बढ़ रहा है, बस उसने लेकिन क्या करा, वो बढ़ा कि वो थोड़ा अनवाइंड हो गया, अनवाइंड हो गया। तो एक्चुअली गाइस इसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, पर कुछ तो और चेंज हुआ है। क्या चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। एंड इफ द क्वेश्चन इज अबाउट शेप, इट इज अबाउट विच मॉड्यूलस, कंप्लीट करना तो लेक्चर क्लोज करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट शेप देन इट इज डेफिनेटली अबाउट, तो इसका मतलब गाइस असर्शन इज करेक्ट। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आई कैन गिव यू फुल कॉन्फिडेंस अबाउट बायनॉमियल थ्योरम आल्सो एंड नाउ दिस चैप्टर आल्सो। इफ यू एवर वांट टू गेट द कंसेप्ट राइट, please watch our videos only. Yes guys, if you want to solve more different types of questions, उसके लिए आप YouTube वीडियो देख रहे हो तो that is absolutely fine, किसी और का आप देख सकते हो, किसी ने अगर और केसेस कवर करे हैं, पर अगर आपको कंसेप्ट सही रखना है और आपको सारे मेन केसेस कवर करने हैं इंक्लूडिंग सम स्पेशल केसेस, तो आप हमारा ये वीडियो वापस देखो, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो गाइस लिखो असर्शन इज करेक्ट और रीजन लिखो बिकॉज द शेप ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस, द शेप ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस, यहाँ लिख देना शेप, assertion is correct because the shape of the spring changes। इसी के साथ गाइस ये हम लोग लेक्चर क्लोज करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख देना। विल कंटिन्यू अगेन टुमारो।